हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं एक नोवेल, माफिया डॉक्टर अनवांटेड वाइफ, पार्ट 7, चैप्टर 86। हर्ष की बदमाशी और निधि तक्ष की लड़ाई। फिर उनकी नज़र प्रियांशी पर गई तो प्रियांशी अपना मुंह छुपाते हुए हर्ष के पीछे छुप गई। तभी हर्ष को समझ नहीं आया कि प्रियांशी उसके पीछे छुप क्यों रही है, लेकिन जब उसने अपने शब्दों पर ध्यान दिया कि उसने क्या कहा है अभी साधना जी से, तो अब उसे भी थोड़ा अजीब फील होने लगा। तभी हर्ष ने अपनी हिचकिचाहट हटाते हुए साधना जी से कहा, वो मॉम वह। तभी साधना जी हर्ष के पास आए और उसके कान को मरोड़ते हुए बोली, तो तुम मुझे ये बात कब बताने वाले थे? जब नन्हा मेहमान मेरे गोद में आ जाता तब क्या? तभी हर्ष ने कहा, नहीं मॉम, मैं बताने वाला था, लेकिन कल आप घर नहीं आए। आपने फोन पर कह दिया कि आपको जरूरी काम है, इसलिए आप नहीं आ पाओगे। फिर हमने सोचा सबको एक ही बार सरप्राइज देंगे, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया। साधना जी ने झुककर प्रियांशी के बालों को चूमते हुए कहा, कितना टाइम हो रहा है बेबी को? तभी प्रियांशी ने हर्ष की तरफ देखा, क्योंकि प्रियांशी को नहीं पता था कि उसके बच्चे को कितना टाइम हो रहा है। तो हर्ष ने कहा, डॉक्टर ने बताया कि अभी 3 वीक्स है। तो साधना जी उठी और फल फ्रिज से निकाल कर देते हुए हर्ष से बोली, इसे खिलाओ अच्छे से, नहीं तो यह अपनी लापरवाही से बच्चे को भी होम कर देगी। प्रियांशी बस साधना जी का मुंह देख रही थी कि अभी साधना जी हर्ष को उसे जबरदस्ती फ्रूट खिलाने के लिए डांट रही थी और अभी खुद ही फ्रिज से और फ्रूट्स निकालकर लाकर हर्ष को दे रही है ताकि वह उसे खिला सके। तभी साधना जी बोली, रुक जाओ, कुछ मिसिंग है, मैं लेकर आती हूँ। साधना जी किचन की तरफ गई और उन्होंने गैस पर पैन रखा और दूध गर्म करके लेकर आए। फिर हर्ष को दूध का गिलास देते हुए बोली, तुम इसे भी प्रियांशी को पिलाओ, खत्म करना चाहिए पूरा, मैं थोड़ी देर जाकर आराम कर लेती हूँ। और प्रियांशी, अगर ये दूध का गिलास खत्म नहीं हुआ तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? और अगर तुम्हें खाली दूध नहीं पीना है तो बोलो, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट पाउडर मिक्स कर देती हूँ। प्रियांशी बस दोनों को देख रही थी, जो हर्ष तब से दूसरे जबरदस्ती फ्रूट खिला रहा था। अब साधना जी उसके साथ मिलकर उसे जबरदस्ती दूध पिलाने वाली थी, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन साधना जी इतना कहने के बाद वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई थी, क्योंकि वह काफी थक गई थी, तो वह आराम करने के लिए गई थी। अभी साधना जी के कमरे में जाने के बाद हर्ष प्रियांशी को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तो लगा था मोम मुझे डांटेंगे तुम्हारी कंप्लेंट करने के बाद, लेकिन यहाँ तो उन्होंने मुझे पूरी परमिशन दे दी है तुम्हें जबरदस्ती फ्रूट्स खिलाने की और दूध पिलाने की। प्रियांशी मुंह बनाते हुए दूध की तरफ देखते हुए हर्ष से बोली, हर्ष तुम मुझसे इस तरह से बदला नहीं ले सकते। तभी हर्ष ने अपने कॉलर को खड़ा करते हुए कहा, लेकिन मुझे तो परमिशन मिल गई है, मैं तुम्हारे साथ अब जबरदस्ती करके तुम्हें दूध भी पिला सकता हूं और यह फ्रूट्स तुम्हें पूरा खाना ही है। कहकर हर्ष जोर जोर से हंसने लगा और उसकी हंसी प्रियांशी को किसी शैतान की हंसी से कम नहीं लग रही थी, क्योंकि अभी हर्ष उसके सामने एक शैतान बन बैठा था। प्रियांशी ने मुंह बनाते हुए कहा, बेबी देख रहे हो तुम्हारे पापा को, ये कितने गंदे हैं। तुम्हारी दादी के साथ मिलकर मेरे साथ जाती कर रहे हैं, इसकी तो मैं। अभी इतना कहते हुए प्रियांशी ने सोफे के कुशन उठाए और हर्ष के सर पर मारने लगी। वहीं उन दोनों को इस तरह से लड़ते हुए साधना जी अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। उन्हें बहुत खुशी हो रही थी कि उन्होंने प्रियांशी और हर्ष को आकर उनके साथ रहने के लिए कहा था। पहले वह सैफाली जब रहती थी तो सैफाली के हॉस्पिटल जाने के बाद वह अकेली हो जाती थी, लेकिन अब प्रियांशी और हर्ष के आने के बाद कुछ पल तो उनकी जिंदगी में ऐसी खुशियां हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ सूर्यवंशी मैंशन में आज निधि को कॉलेज जाना था, इसलिए वह अपने कमरे में रेडी हो रही थी। उसने अभी ब्लैक कलर की जीन्स और येलो कलर की शॉर्ट टॉप पहना था। उसने खुद को आईने में देखते हुए कहा, निधि आज तुझे इस प्रोफेसर तक्ष को अपने रास्ते से हटना ही होगा, वह बड़ा आया मुझे पनिशमेंट देने वाला। उसने 2 दिन की पनिशमेंट मुझे दी थी ना असाइनमेंट बनाने की, मैंने अपना बेस्ट असाइनमेंट बनाया है और अब उसके मुंह पर जाकर मैं असाइनमेंट फेंक कर मारूंगी और बोलूंगी कि मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ और एग्जाम में मेरे नंबर भी अच्छे आएंगे, तो प्रोफेसर मुझे कुछ बोल भी नहीं सकता। इतना कहते हुए निधि ने अपना फोन और पर्स उठाया और वह कमरे से बाहर आए।
वह जाकर हाल में बैठी और उसने सर्वेंट से कहा, मेरे लिए नाश्ता लगाओ। सर्वेंट भी उसके लिए नाश्ता जल्दी जल्दी डाइनिंग टेबल पर लगाकर सामने सर झुकाकर खड़े हो गए। निधि जाकर अपने चेयर पर बैठी और अपना नाश्ता करने लगी। वही उसे दाई अम्मा और अंशिका जी देख रही थी। तो दाई माँ ने अंशिका जी से कहा, अंशिका, ये लड़की कभी सुधरेगी या नहीं, या ऐसी ही बिगड़ी रहेगी? तभी अंशिका जी ने उनसे कहा, क्या कर सकते हैं जीजी, रौनक ने इसे शुरू से ही इतनी छूट दे दी है कि यह बिगड़ गई है और अभी इसे सुधारने का कोई रास्ता भी नहीं समझ में आता है। देखते हैं क्या करती है आगे। उन दोनों की बातें रौनक जी सीढ़ियों से नीचे आती हुई सुन रही थी। उन्हें अंशिका जी और दाई अम्मा के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि इस घर का मालिक अर्जुन था और अंशिका जी अर्जुन की मां। वह चाह कर भी उनसे न तो बदतमीजी से बात कर सकती थी और न ही उन्हें उनके कुछ भी कहने पर जवाब दे सकती थी, क्योंकि अगर वह ऐसा करती तो शायद अर्जुन उन्हें उनके घर वापस भेज सकता था। इसलिए वह बिना कुछ कहे चुपचाप जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठी और उसने सर्वेंट से उनके लिए जूस लाने के लिए कहा। सर्वेंट ने उनके कहने पर तुरंत एक फ्रेश ऑरेंज जूस निकालकर लाकर उन्हें दे दिया। रौनक जी ने धीरे से निधि से कहा, अपनी पढ़ाई अच्छा से करो और तुम अच्छे नंबर से पास हो गई तो जॉब करोगी, क्योंकि अगर अर्जुन को ये सारी बातें पता चली तो वह तुम्हारी पॉकेट मनी नहीं देगा। फिर तुम्हारे पापा तो इतना कर ही नहीं सकते कि वह तुम्हें इतनी लग्जरियस लाइफ दे, और तुम्हारा भाई भी इंडिया आने से रहा और वह भी अर्जुन के अंडर में काम कर रहा है। वह भी हमारी इतनी लग्जरियस लाइफ को हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए जैसा अंशिका जीजी और दाई अम्मा कहती है वैसा ही करो। निधि उनकी बातें सुनकर चिढ़ते हुए बोली, माँ, मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होगा और अभी मुझे ऐसी बातें मत सुनाओ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। इतना कहकर निधि अपनी चेयर से उठी, अपना फोन वापस उठाया और वह बाहर की तरफ चली गई। निधि के लिए अर्जुन ने कॉलेज जाने के लिए एक कार और ड्राइवर अरेंज किया हुआ था। निधि अपनी कार से कॉलेज आई तो उसने देखा कि उसके सारे फ्रेंड्स उसका ग्राउंड में ही वेट कर रहे हैं। निधि उनके पास आए और उनसे बोली, क्या प्रोफेसर आ गए हैं? उसकी फ्रेंड नेहा ने कहा, हाँ प्रोफेसर आ गए हैं और आज सबकी असाइनमेंट भी चेक होने वाली है, तूने बनाई अपनी असाइनमेंट? निधि ने स्टाइल मारते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैंने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर ली है और जो मुझसे कहा गया था, ना कि अगर मैं असाइनमेंट चेक मतलब कंप्लीट नहीं किया तो मुझे रेस्टिकेट कर दिया जाएगा कॉलेज से। अब देखती हूँ कि किस में इतनी हिम्मत है जो मुझे कॉलेज से निकाल सके। उसकी बातें सुनकर उसके सारे फ्रेंड्स मुस्कुराने लगे और वही अंकित ने उससे कहा, अब तू उस प्रोफेसर को सबक सीखा क्योंकि वह बड़ा रोब झाड़ रहा है हम पर। निधि अपने दोस्तों से बात कर रही थी। तब तक क्लास लगने की बेल बजी, सब अपने अपने क्लास में चले गए। निधि भी सबके साथ क्लास करने चली गई। तभी पहला क्लास ही प्रोफेसर तक्ष का था। सबने प्रोफेसर तक्ष की आने पर ग्रीट किया और सब अपनी जगह पर बैठे। तक्ष ने सबको उनका असाइनमेंट सबमिट करने के लिए कहा तो सब एक एक कर अपना असाइनमेंट सबमिट किया। तक्ष सब असाइनमेंट एक एक करके सही से रखने लगा और एक स्टूडेंट को उठाकर सारे असाइनमेंट को लेकर उसके ऑफिस में रखने के लिए कहा, लेकिन तक्ष ने निधि के सबमिट किए असाइनमेंट को अपने पास रख लिया था। उसने उससे लड़के को असाइनमेंट लेकर जाने के बाद निधि की बनाई हुई असाइनमेंट को ओपन किया और उसे पढ़ने लगा। कुछ लाइन पढ़ने के बाद ही तक्ष ने निधि को अपने पास बुलाया। निधि फुल एटीट्यूड के साथ चलकर तक्ष के पास गई, जैसे कि अभी तक्ष उसे शाबाशी देगा। तभी तक्ष ने जो असाइनमेंट निधि ने जमा किया था वह सब के सामने उसी के मुंह पर मरते हुए कहा, ये असाइनमेंट है, किस एंगल से ये तुम्हें असाइनमेंट नजर आ रहा है? तुम्हें असाइनमेंट का टॉपिक भी पता है कि तुमने क्या लिखा है और क्या नहीं? टॉपिक क्या है और तुम लिख क्या रही हो? आज तक तुमने अपने असाइनमेंट कंप्लीट किए हैं कभी, या फिर अपने दोस्तों को अय्याशी कराने की वजह से वह तुम्हारे असाइनमेंट कंप्लीट करके देते थे? तक्ष ने इतना कहते हुए निधि की दोस्तों की तरफ देखा तो सभी ने अपनी अपनी नजरें नीचे कर ली, क्योंकि अभी अभी तक्ष ने जो कहा था वह बिल्कुल सही था। क्योंकि कभी भी निधि अपना असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करती थी, उसके दोस्त उसके लिए उसका असाइनमेंट कंप्लीट करते थे ताकि निधि उनकी अय्याशी का खर्चा उठा सके। निधि को अपनी इस इंसल्ट से बहुत गुस्सा आया। उसका मन किया कि अभी वह तक्ष को सबके सामने थप्पड़ मारे, लेकिन वह ऐसा कर नहीं सकती थी।
क्योंकि तक्ष अभी उसका प्रोफेसर था। अगर तक्ष की जगह कोई और होता और वह निधि पर सिर्फ उंगली उठाता तो वह उसे बहुत बड़ा मजा चाखाती। लेकिन अभी उसके सामने तक्ष था, जो कि उसका प्रोफेसर बनाकर उसके सामने खड़ा था, इसलिए वह उसके साथ कुछ कर नहीं सकती थी। निधि ने गुस्से की घुट पीकर खुद को कंट्रोल किया। वही तक्ष अभी पूरी तरह से निधि की बेइज्जती कर रहा था, क्योंकि उसे तो वैसे भी निधि को रास्ते पर लेकर आना था। थोड़ी देर के बाद कुछ लेक्चर लेने के बाद तक्ष ने क्लास को फ्री किया और निकल गया। उसके जाते ही निधि के फ्रेंड्स उसके पास आए और उससे बोले, यार यह प्रोफेसर तो बड़ा ही खड़ूस है, इससे कैसे पता चला कि तेरी असाइनमेंट हम बनाया करते हैं और फिर ये तेरी इतनी बेइज्जती कैसे कर सकता है। निधि, इस प्रोफेसर को रास्ते पर लाना पड़ेगा या फिर इसे इस कॉलेज से ही निकालना पड़ेगा। तू कुछ करना यार, तू इतने बड़े बिजनेसमैन की बहन है और तू कुछ कर रही नहीं है। चैप्टर 88। तक्ष ने रखी निधि के सामने शर्त। तभी निधि ने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी बांधते हुए कहा, मैं इस प्रोफेसर को नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर निधि गुस्से से क्लास से बाहर निकली और तक्ष के कैबिन की तरफ चली गई। निधि को अभी तक ये याद नहीं आया था कि उसी ने कुछ दिन पहले तक्ष की हेल्प की थी। निधि तक्ष की केबिन में बिना पूछे इंटर करती है और उसे उंगली दिखाते हुए बोलती है, तुम समझते क्या हो, अपने आप को प्रोफेसर बन गए हो तो हुकुम चलाओगे, पनिशमेंट दोगे। तुम्हारी पनिशमेंट तुम्हारी प्रोफेसर होने की वजह से मैंने बर्दाश्त की थी, लेकिन अब तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। ये जो असाइनमेंट तुमने मुझसे 2 दिन में बनवाया है ना, इसे बनाने में 2 दिन नहीं 10 दिन का टाइम लगता है, वह भी फुल टाइम देने पर। मैंने तुम्हारी वजह से सिर्फ 2 दिन में इस रात दिन जाग कर बनाया है और तुमने इतनी आसानी से उसे मेरे मुंह पर फेंक दिया। तुम्हें पता है, अगर मैं चाहूं तो ऐसी 10 असाइनमेंट खरीद सकती हूं, क्योंकि ऐसे असाइनमेंट मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 में मिलते हैं और तुम्हें भी मैं खरीद सकती हूं, समझे। निधि के इतना कहते ही अब तक तक्ष जो मुस्कुराते हुए उसे सुन रहा था, उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और वह निधि के पास जाकर कसकर उसके बाल को अपने मुट्ठी में भींचते हुए उसके चेहरे को ऊपर की तरफ उठाकर अपने चेहरे के करीब लाकर उससे बोला, ये पैसे की धौंस किसी और को दिखाना मुझे नहीं। मैं चाहूं तो मैं एक पूरा राज्य खरीद सकता हूं, समझी। मैं उनमें से नहीं जो तुम्हारे आगे कुत्तों की तरह दुम हिलाते होंगे। मैं चाहूं तो तुम्हें अपना गुलाम बनाकर रह सकता हूं। पैसे का बड़ा घमंड है ना तुम्हें, तो ठीक है, चलो मैं भी देखता हूं कि तुम क्या करती हो। अब तुम अपने पैसे के बल पर इस कॉलेज से पास आउट होकर दिखाओ, मैं भी देखता हूं कि तुम कैसे पास होती हो। तुम्हारा पैसा या वह तुम्हारे आगे पीछे दुम हिलाने वाला वह प्रिंसिपल, कोई भी तुम्हें पास आउट नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं तुम्हें पास होने नहीं दूंगा। इतना कहकर तक्ष ने एक झटके से निधि को खुद से दूर झटक दिया। निधि लड़खड़ा कर दीवार से जा लगी, वह आंखें फाड़े तक्ष को देख रही थी। उसने गुस्से से चीखते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे पास आउट होने पर रोक नहीं लगा सकते। तक्ष ने एक बार फिर से दिल फरेब आशिक की तरह मुस्कुराते हुए निधि के पास आया और उसके गाल को अपनी उंगलियों से छूते हुए बोला, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, तुम्हें मेरी औकात कर नहीं पता है। अगर मैं आपकी औकात पर आया ना तो तुम्हारी औकात मेरी नजरों में चींटी बराबर भी नहीं होगी। और निधि तक्ष के इतना कहने पर हैरानी भरी नजरों से उसे देख रही थी। केबिन में कुछ देर पूरी तरह से चुप्पी छा गई थी, जैसे अगर वहां पर एक पीन भी गिरी तो उसकी शोर पूरे कैबिन में गूंजने लगेगी। और अब निधि को लग रहा था कि उसने पहली बार किसी ऐसे इंसान से पंगा लिया है जो उसे बर्बाद कर सकता है, और उसे बर्बाद होने से यहाँ अर्जुन भी नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर निधि की हरकतों के बारे में अर्जुन को पता चला तो वह खुद निधि को सजा देगा। तभी निधि ने थोड़ी रुवासी आवाज में तक्ष से कहा, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे पास होने से नहीं रोक सकते। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांग लूंगी, लेकिन प्लीज मुझे पास होने से मत रोको। चैप्टर 89। माई स्वीट वाइफ। निधि को अपने रिजल्ट की या पास होने ना होने से कोई मतलब नहीं था। उसे बस डर इस बात का था कि अगर उसे पास होने नहीं दिया गया तो इसकी रिपोर्ट उसके घर तक जाएगी, और अगर अंशिका जी और अर्जुन तक ये खबर पहुंची तो वह दोनों उससे बहुत नाराज होंगे। निधि आंखों में आंसू लिए तक्ष को देख रही थी।
तक्ष जो यहाँ आया ही था निधि को अपने आगे मजबूर करने के लिए, उसने थोड़ा निधि के चारों तरफ गोल घूमते हुए निधि से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पास होने में रुकावट नहीं बनूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। वहीं दूसरी तरफ पेरिस में अर्जुन अपने बाबा के साथ रूम में एंटर करता है। वहां पहले से ही सभी मौजूद थे। अर्जुन एक नज़र सबको देखता है। इस रूम में सभी अंडरवर्ल्ड के माफिया लीडर मौजूद थे, जो यहां कंसाइनमेंट के लिए आए थे। अर्जुन की नज़र सीधा सामने बैठे एल्विश पर चली जाती है। एल्विश जिसने अर्जुन के ऑपोजिट कंसाइनमेंट को लेने के लिए अप्लाई किया हुआ था। दोनों की ही नज़रें टकरा चुकी थी और नज़रों में एक ऐसी आग नजर आ रही थी जो सब बर्बाद करने वाली थी। अर्जुन अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नजर नहीं आ रहे थे। अर्जुन का ध्यान एक बार अपनी घड़ी पर जाता है, जिसमें 4 बज रहे थे। एल्विश अपने आप से कहता है, ये कॉन्सिनमेंट तो इस बार मेरा होगा, ये तुम्हारे हाथ में तो मैं आने नहीं दूंगा। इतना कहते हुए उसके चेहरे पर 2 पल के लिए तिरछी मुस्कान आ गई थी, लेकिन वहां बैठे किसी भी शख्स ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। एल्विश का असिस्टेंट उसके कान में बोला, डोंट वरी सर, मैंने सब देख लिया है, आप फिक्र मत कीजिए, ये कॉन्सिनमेंट हमारा ही है। इतना कहते हुए वो एल्विश से दूर होता है। एल्विश अपने चेहरे पर डरावनी मुस्कान लिए बोला, नहीं हुआ था तो तुम जानते हो क्या होगा, वो होगा जो तुम्हारी सोच से परे और मेरी सोच के बहुत करीब है। उसकी ऐसी नजरों और बातें सुनते हुए तो मानो उसके असिस्टेंट की जान पहले ही निकल चुकी हो। सभी सामने ध्यान देने लगते हैं क्योंकि मीटिंग अब स्टार्ट हो चुकी थी। दूसरी तरफ सैफाली अपने रूम में थी, वो अपने फोन पर कुछ कर रही थी। तभी उसकी नज़र अर्जुन के मैसेज पर जाती है, जिसमें लिखा था कि बाहर डाइनिंग एरिया में आओ। सैफाली मैसेज पढ़ते हुए अपने आप से बोली, इन्होंने तो कहा था कि ये 6 बजे आएंगे, उसके बाद हम घूमने चलेंगे, लेकिन इतनी जल्दी। इतना कहते हुए उसके चेहरे पर कंफ्यूजन थी, लेकिन फिर भी वो अपने रूम से बाहर डाइनिंग एरिया में आती है। डाइनिंग एरिया में एक रोज का बुके रखा हुआ था और उसके साथ छोटी सी चीट। उस बुके को देखकर तो सैफाली के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो जल्दी से आगे बढ़कर बुके को उठाकर बोली, कितने सुंदर हैं ये और इनकी खुशबू, यू नो अर्जुन की मुझे किस वक्त क्या पसंद आएगा। इतना कहते हुए वो मुस्कुरा देती है। तभी उसका ध्यान बुके में लगी चीट पर जाता है, जिसे वो गौर से देखती है और फिर उसे खोलकर देखती है। सैफाली ने बुके दोबारा टेबल पर रख दिया था। जो जैसे ही चीट खोलती है तो वो कंफ्यूजन से भरे चेहरे को घुमाकर हॉल की तरफ देखती है और फिर भागते हुए वो हॉल की तरफ आ गई। सैफाली अपने आप से बोली, ये क्या गेम है। इतना कहते हुए उसकी नज़र वही रखी ड्रेस पर चली जाती है और वहां एक चीट और रखी हुई थी। सैफाली ड्रेस को देखकर बोली, रेड कलर आपकी पसंद बहुत अच्छी है अर्जुन, और हो भी क्यों ना, तभी तो अपने मुझे पसंद किया। इतना कहते हुए उसके चेहरे की मुस्कान बड़ी हो चुकी थी। वो ड्रेस को देखने के बाद चीट को उठाकर पढ़ती है, जिसमें लिखा था कि ये तुम्हारे लिए है, तुम रेडी रहना, मैं 1 घंटे में आ रहा हूं माय स्वीट वाइफ। आखिरी के शब्द देखकर तो सैफाली के गाल बिल्कुल लाल टमाटर जैसे हो गए थे। सैफाली ड्रेस को लेकर अपने रूम में रेडी होने चली जाती है। वहीं दूसरी ओर चैप्टर 90 तुम्हें देखकर मेरा मूड चेंज हो गया। लगभग 2 घंटे के बाद मीटिंग खत्म हो चुकी थी। अब बस अनाउंसमेंट बची थी जो सामने खड़े मिस्टर बिरला करने वाले थे। मिस्टर बिरला बोले, ये कॉन्समेंट हमने और हमारी टीम ने मिलकर मिस्टर अर्जुन को देने का फैसला किया है। उनके कहे गए ये शब्द मानो एल्विश के कानों में चुभ रहे थे। एल्विश अपनी मुट्ठी कस लेता है और फिर घूरकर अर्जुन को देखने लगता है। मिस्टर बिरला मुस्कुराते हुए फाइल पर साइन कर अर्जुन की तरफ बढ़ाते हुए बोले, आपसे बेहतर इस कॉन्समेंट को कोई पूरा नहीं कर सकता मिस्टर अर्जुन। इतना कहते हुए वो फाइल अर्जुन की तरफ बढ़ाकर अपना हाथ मिलने के लिए बढ़ा देते हैं। अर्जुन फाइल पर साइन करता है, जिसे देखते हुए वहां मौजूद सभी तालियां बजाने लगे, लेकिन एल्विश उसकी मुट्ठी गुस्से से कस चुकी थी और उसका असिस्टेंट जो अपने बॉस को इतना गुस्से में देख सकता था, उसके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकल रही थी। वो अपने मन में बोला, ये कैसे हो गया, इतना कुछ किया, इतने पैसे खिलाए, फिर भी ये कॉन्समेंट मिस्टर अर्जुन को मिला। अब पता नहीं बॉस जिंदा भी छोड़ेंगे या नहीं।
इतना कहते हुए वो अपने घबराई हुई नजरों से सामने देख रहा था। लगभग 30 मिनट बाद सैफाली रेडी हो चुकी थी। वो मिरर में खुद को देख रही थी। उस पर ये रेड कलर की वेस्टर्न ड्रेस बहुत सुंदर लग रही थी। ये ऑफशोर थी और सैफाली ने अपने कली हेयर को एक तरफ कंधे पर रखा हुआ था और कानों में डायमंड इयरिंग्स थे और हाथ में सिंपल ब्रेसलेट। सैफाली ने हील्स कैरी किए हुए थी जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। हल्का सा मेकअप, न्यूड लिपस्टिक। वो अपने आप को निहार ही रही थी। तब उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस होता है। जिस महसूस कर सैफाली धीमे से बोली, अर्जुन। अर्जुन सामने मिरर में सैफाली को गौर से देखते हुए बोला, गलती कर दी। सैफाली कंफ्यूजन से सामने मिरर में ही अर्जुन को देखकर बोली, गलती क्या बोल रहे हैं आप? अर्जुन उसके कंधे पर होठ रखते हुए, ये ड्रेस इतनी खूबसूरत लग रही है कि मेरा मूड चेंज हो रहा है। इतना कहते हुए वो अपने होठों को उसके कंधे से उसकी गर्दन तक लाता है। अर्जुन की होठों की छुआन को महसूस कर सैफाली की आंखें बंद हो चुकी थी। उसकी धड़कन शोर मचा रही थी जिसे अर्जुन भी सुन सकता था। अर्जुन उसके गाल पर होठ टिकाते हुए बोला, आज का प्लान कैंसल करते हैं और अपनी एक्टिविटी पर ध्यान देते हैं। अर्जुन की बात सुन सैफाली घूरते हुए अर्जुन को देखती है। अर्जुन अपनी आंखें खोल सैफाली की तरफ देख रहा था। सैफाली मुंह बनाते हुए बोली, ये गलत बात है। घूमने नहीं जाएंगे तो फायदा ही क्या हुआ हमरा यहाँ आने का, और आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कितना टाइम लगा मुझे तैयार होने में और आपके मूड की वजह से आप प्लान कैंसल कर रहे हैं। नो वे अर्जुन, हम ये बाद में कर लेंगे, अभी आप मुझे लेकर जाओगे घूमने बस बात। वो आगे कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि अर्जुन ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप करा दिया था। कुछ पल के लिए दोनों की आंखें टकरा गई थी। अर्जुन अपनी धीमी आवाज में बोला, चले। सैफाली होश में आते हुए बोली, क्या? वो इतना कहकर अपने सिर को झटक कर बोली, हाँ। उसकी इस हरकत पर अर्जुन मुस्कुराता है और फिर सैफाली के होठों पर हल्की सी किस कर बोला, अभी बच गई हो तुम। घूमने के लिए जा रहे हैं लेकिन ज्यादा देर नहीं। सैफाली अर्जुन के शरारत भरे बात सुनकर बोली, अब चलिए भी। अर्जुन सैफाली को कमर से पकड़कर अपने साथ ले जाता है। कुछ देर बाद वो एक क्लब में मौजूद थे। दोनों ड्रिंक एरिया में खड़े हुए अपनी अपनी ड्रिंक पी रहे थे और सामने हो रहे डांस को एंजॉय कर रहे थे। सैफाली उसके फेस पर हल्की सी स्माइल बनी हुई थी जो सामने कपल को देखकर थी। अर्जुन सैफाली की नजरों को फॉलो करता है और फिर जल्दी ही अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला, तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। हम सेम मोमेंट को कर सकते हैं या इसे भी बेहतर बना सकते हैं। सैफाली मुस्कुराते हुए अर्जुन की आंखों ने देख रही थी और वो अपना हाथ उसके हाथों में रख देती है। इस वक्त क्लब में म्यूजिक चल रहा था और दोनों की कपल डांस कर रहे थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में स कदर खोए हुए थी कि दोनों को अपने आसपास का होश हो नहीं था। अर्जुन डांस करते करते सैफाली के होठों पर अपने होठ टिका देता है। दोनों पैशनेटली एक दूसरे को किस कर रहे थे। वहीं क्लब में म्यूजिक खत्म होने के साथ तालियों की आवाज गूंज जाता है जिसे सैफाली होश में आती है और हैरानी से चारों तरफ देखती है क्योंकि सभी की नज़र अर्जुन और सैफाली पर ही थी, और हो भी क्यों ना, दोनों का डांस ही इतना अच्छा था। सैफाली शर्माते हुए अपने चेहरे को अर्जुन के सीने में छुपाकर बोली, क्या किया? अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, तुम पर अपना हक जताया है बस। इतना कहते हुए वो सैफाली के हाथ को पकड़कर क्लब से बाहर आ जाता है। दोनों क्लब के बाहर खड़े हुए थी। कुछ ही दूरी पर पेरिस की वो स्ट्रीट्स थी जिसमें बहुत कुछ देखने को था तो बहुत कुछ सुने को। अर्जुन सैफाली की उंगलियों में अपनी उंगलियों वो उलझाते हुए बोला, चले। सैफाली मुस्कुराते हुए, हम वॉक करके जाने वाले हैं अर्जुन मुस्कुराते हुए, हाँ, अब यहाँ आए हैं तो यहाँ की स्ट्रीट्स की खूबसूरती को देखना बनता है ना। इतना कहते हुए वो उसके कंधे पर अपने हाथ रख आगे बढ़ जाता है। सैफाली यहाँ बहुत एंजॉय कर रही थी, बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन अर्जुन सैफाली अपनी दुनिया में अपने पालों को सजा रहे थे। सैफाली की नज़र अचानक सामने जाती है जहां देखते हुए उसके चेहरे का नूर बढ़ गया क्योंकि वहां पर स्ट्रीट्स म्यूजिशियन और सिंगर थे जिन्हें देखते हुए सैफाली अर्जुन का हाथ पकड़ बोली, वहां चलते हैं अर्जुन। इतना कहते हुए वो जल्दी से वहां आकर खड़ी हो जाती है। अर्जुन सामने बैठे म्यूजिशियन और सिंगर की कला को देख रहा था।
वही सैफाली ये देखकर बहुत खुश थी। अर्जुन सैफाली के पीछे जाकर उसके पेट पर अपने हाथ रख लेता है और कंधे पर सिर और चुपचाप वो सामने म्यूजिक और गाने को एंजॉय करता है। लगभग 20 मिनट बाद चैप्टर 91 रोमांटिक नाइट। सैफाली और अर्जुन वहां से निकलकर स्ट्रीट्स की दूसरी साइड आ जाए हैं, जहां की लाइट्स में एक अलग ही सुकून नजर आ रहा था। सैफाली अर्जुन को देख बोले, मुझे आइसक्रीम खाने हैं। इतना कहते हुए वो जल्दी से आइसक्रीम पार्लर की तरफ बढ़ जाती हैं। सैफाली ने 4 आइसक्रीम ली हुई थी जो अलग अलग फ्लेवर की थी, जिसने से वो एक कहती हुई अर्जुन के पास आती हैं। अर्जुन सैफाली को देखते हुए बोला, इतनी आइसक्रीम? सैफाली कहते हुए बोली, हाँ ये सारी मेरी हैं, तो अगर आपको खानी है तो आप जाकर ले लो। इतना कहते हुए ही उसने एक आइसक्रीम खत्म कर दी थी। अर्जुन उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, अगर हम शेयर नहीं करते तो प्यार नहीं बढ़ेगा हमारे बीच। इतना कहते हुए वो सैफाली के हाथ से आइसक्रीम ले लेता है। सैफाली चिढ़ते हुए बोली, ये मेरी है। अर्जुन अपनी पकड़ उस पर मजबूत करते हुए बोला, और तुम मेरी। उसके इन शब्द से सैफाली की धड़कन तेज हो चुकी थी। अर्जुन एक बाइट आइसक्रीम की लेकर बोला, ओके जल्दी फिनिश करो, हमें घर भी जाना है। इतना कहकर वो सैफाली को अपनी आइसक्रीम खत्म करने को कह देता है। अर्जुन और सैफाली कुछ देर घूमते हैं। इसी बीच सैफाली अपनी आइसक्रीम खा रही थी और अर्जुन सैफाली को ललचाई हुई नजर से देख रहा था कि कब सैफाली की आइसक्रीम खत्म हो और उसे लेकर घर जाए। लेकिन जब अर्जुन से बर्दाश्त नहीं हुआ तो अर्जुन सैफाली का हाथ पकड़कर अपनी कार की तरफ ले जाकर उसे बैकसीट पर बैठा देता है और फिर खुद भी बैठ जाता है। उनके बैठते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी थी। लगभग 3 घंटे तक एंजॉय करने के बाद वो घर जा रहे थे। सैफाली लास्ट बाइट खाते हुए बोली, यम्मी। इतना कहते हुए वो मुस्कुरा देती हैं, लेकिन आइसक्रीम का क्रीम सैफाली के होठों के किनारे पर लग गया था। अर्जुन उसे देखते हुए कार में लगे पार्टीशन लगा देता है। सैफाली हैरानी से अर्जुन की तरफ देखकर बोली, ये क्यों? उसके इतना बोलते ही अर्जुन सैफाली को उसके कमर से पकड़कर खींचकर अपने लैप पर बैठाते हुए उसकी आंखों में देखता है और फिर उसके होठों की तरफ देखते हुए बोला, मैं भी तो टेस्ट करूं कैसा टेस्ट है। सैफाली अर्जुन को देखते हुए बोली, क्या मतलब? अर्जुन हल्की सी स्माइल करते हुए बोला, मतलब आइसक्रीम खाने के बाद अगर तुम इसे अपने चेहरे पर लगाकर बैठोगी तो मुझे भी ये टेस्ट करने पड़ेंगे ना। इतना कहते हुए अर्जुन सैफाली की गर्दन पर हाथ रख उसके चेहरे को अपने करीब करते हुए उसके होठों पर लगी आइसक्रीम को पहले तो अपनी जीभ से चाटता है। सैफाली अर्जुन की इस हरकत से हैरान थी। वह खुद को अर्जुन से दूर करती उससे पहले ही अर्जुन उसके होठों को छोड़ते हुए उससे बोला, इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन यह इससे भी ज्यादा टेस्टी तब होगा जब मैं तुम्हारे होठों को टेस्ट करूंगा। इतना कहते हुए अर्जुन ने अपने होंठ सैफाली के होठों पर रख दिया और उसे डिपली किस करने लगा। कुछ ही देर में सैफाली भी अर्जुन की किस में बहती चली गई और उसने अपने हाथ अर्जुन की गर्दन की पीछे रखी और खुद की तरफ धकेलने लगी। अर्जुन ने भी खुद को पूरी तरह से फ्री छोड़ दिया और वह सैफाली की होठों को ऐसे किस करने लगा जैसे कि वह सैफाली के होठों को खा जाएगा। वही मानता भी पूरी तरह से अर्जुन का साथ दे रही थी। सैफाली और अर्जुन एक दूसरे के होठों को ऐसे किस कर रहे थे जैसे कि दोनों कई जन्मों से एक दूसरे के लबों के प्यासे हो और अब जाकर उन्हें वह लम्हा मिला था जब दोनों अपनी प्यास बुझा सके। लगभग 20 मिनट बाद गाड़ी का ब्रेक लगता है और अर्जुन और सैफाली की किस ब्रेक होती है और दोनों एक दूसरे के होठों को छोड़ते हैं। सैफाली गहरी सांस लेते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए अपने चेहरे को अर्जुन के सीने में दफन कर देती है और उसकी हाथों में अब भी अर्जुन की टी शर्ट कसी हुई थी। अर्जुन कार का डोर खोलकर बाहर आता है और सैफाली के साइड जाकर डोर खोलकर सैफाली को ब्राइडल स्टाइल में अपने गोद में उठाकर अपने रूम में ले आता है और उसे नीचे उतार देता है। सैफाली बाथरूम की तरफ भागते हुए बोली, मैं चेंज करके आती हूँ। उसने इतना कहा ही था कि अर्जुन उसे झटके से पीछे खींचता है, जिससे उसके सीने से सैफाली की पीठ टकरा जाती है। अर्जुन सैफाली की ड्रेस की जीप खोलते हुए धीमी से बोला, मेरे होते हुए तुम क्यों इतनी तकलीफ करोगी, मैं हूं ना इसके लिए। इतना कहते हुए अर्जुन सैफाली की पीठ पर अपने होठ रख देता है और उसकी पीठ पर किस करने लगता है। सैफाली उसने अपनी ड्रेस को मुट्ठी में कस लिया था।
वो अपनी आंखें बंद कर अर्जुन के होठों को अपने पीठ पर चलते हुए महसूस कर रही थी। चैप्टर 92 अर्जुन मान्यता वाइल्ड रोमांस। कुछ देर अर्जुन सैफाली की पीठ को चूमता रहा, फिर झटके से सैफाली को घुमाकर उसे वॉल से सटा देता है और फिर उसके कंधों से उसकी ड्रेस नीचे कर उसकी कॉलर बोन क्लीवेज पर अपने होठ फिराने लगता है, जिसे महसूस कर सैफाली के हाथ अर्जुन के बालों में चले जाते हैं। अर्जुन की होंठ लगातार सैफाली के कॉलर बोन, गर्दन और उसके क्लीवेज पर चल रहे थे। साथ ही साथ अर्जुन के हाथ सैफाली के उभारों को भी दबा रहे थे और उसके होंठ सैफाली की कंधे को, उसके ईयर लोब को, कान के पीछे, हर जगह अर्जुन सैफाली को किस कर रहा था और साथ ही उसके हाथ सैफाली की शरीर के खास हिस्सों पर भी चल रहे थे, उन्हें छू रहे थे, उनकी साइज को नाप रहे थे, जिससे सैफाली की हालत अब बहुत खराब हो रही थी। उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी थी, जो अर्जुन को महसूस हो रहा था और उसे महसूस कर अर्जुन खुद में ही मुस्कुरा रहा था। अर्जुन लगातार सैफाली के होठों को किस कर रहा था और फिर उसके होठों को छोड़कर उसके गर्दन और कॉलर बोन पर किस करने लगा और उसकी पूरे बॉडी को अपने हाथों से सहला रहा था, उसकी बॉडी के खास हिस्सों को छू रहा था, जिससे सैफाली की बॉडी कांप रही थी और इसका एहसास अर्जुन को भी हो रहा था, जिसे फील करके अर्जुन मुस्कुरा रहा था। जब सैफाली से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने भी अर्जुन की शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिया। 3 बटन खोलकर सैफाली ने अर्जुन के शर्ट को उसके कंधे से नीचे सरकाया और उसके गर्दन और कंधे पर किस करने लगी। अर्जुन जो सैफाली की कॉलर बोन पर किस कर रहा था, अब सैफाली उसके गर्दन पर किस कर रही थी और अपने दांत गड़ा रही थी। अर्जुन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वह तो सैफाली की वाइल्डनेस को एंजॉय कर रहा था। उसे पता था कि उसकी बीवी जब वाइल्ड होती है तो वह कैसे उसके पसीने छुड़वा देती है और अर्जुन को अभी वही वाइल्ड सैफाली चाहिए थी। अर्जुन ने सैफाली की पैरों के बीच में अपने हाथ रखे और उसे गोद में उठा लिया। सैफाली वैसे ही अर्जुन की चारों तरफ अपने पैर को लपेटकर अर्जुन की गर्दन, कंधे और उसकी सीने पर किस कर रही थी और अर्जुन सैफाली की इस अटैक को फील कर रहा था। अर्जुन को किस करते हुए ही सैफाली ने शर्ट के बाकी बचे हुए बटन को खोला और उसकी बॉडी से शर्ट को उतार कर उसने दूर फेंक दिया और फिर उसने अर्जुन की चेहरे को अपने दोनों हाथों से थामा और उसने अर्जुन के होठों पर अपने होंठ रख दिए, लेकिन सैफाली ने किस नहीं किया, बल्कि अर्जुन के होठों को उसने कस के बाइट कर लिया और अपनी गहरी सांस अर्जुन के मुंह में छोड़ते हुए अर्जुन से बोली, तुम्हें वाइल्ड सैफाली चाहिए ना, अब देखो मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। इतना कहकर सैफाली ने फिर से अर्जुन के होठों पर अपने होंठ रख दिया और उन्हें बाइट करते हुए किस करने लगी और साथ ही उसने अपनी जीभ अर्जुन के मुंह में डाली और जैसी अर्जुन की जीभ सैफाली की जीभ से उलझी, उसने अर्जुन की जीभ पर भी वाइट किया, जिससे अर्जुन को तेज दर्द का एहसास हुआ। उसके मुंह से आवाज नहीं निकाल पाए क्योंकि सैफाली ने उसके मुंह को अपने मुंह से ब्लॉक कर रखा था। अर्जुन अपने मन में सोचने लगा कि यह हरकत उसे करनी चाहिए थी सैफाली के साथ, लेकिन अब सैफाली कर रही थी उसके साथ, लेकिन अब आग दोनों तरफ बराबर लगी थी। अर्जुन अगर सैफाली को दर्द देकर प्यार करना चाहता था तो मानता भी इस दर्द का एहसास अर्जुन को कराना चाहती थी। अर्जुन सैफाली को बेड की तरफ लेकर जा रहा था और साथ ही उसे किस करते हुए उसकी पीठ को सहला भी रहा था। वही सैफाली अर्जुन को किस करते हुए उसके बालों पर अपनी उंगलियां फिरा रही थी। कुछ ही देर बाद दोनों के कपड़े फ्लो पर पड़े हुए थे और सैफाली ने अपने दोनों पैर अर्जुन की कमर पर लपेट कर रखे थे। अर्जुन सैफाली को बेड पर लिटा देता है और उसके ऊपर आकर उसके बॉडी के हर कोने को चूमने लगता है। उसके हाथ सैफाली की पीठ पर चल रहे थे, जो सैफाली को मदहोश करने का काम कर रहे थे। अर्जुन किस के साथ साथ उसकी बॉडी पर बाइट के निशान भी छोड़ रहा था। अर्जुन किस करते हुए सैफाली के पेट तक आ गया था। वो आगे बढ़ते हुए सैफाली की टांगों को सेपरेट पर उसकी सॉफ्टनेस को फील करने लगता है। सैफाली की बॉडी में अर्जुन के ऐसा करते ही कर्ट सा दौड़ गया था। वो सिसकियां भरते हुए अपनी उंगलियों को अर्जुन की बालों में चला रही थी। वही अर्जुन की पकड़ सैफाली के थाई पर बढ़ती जा रही थी। सैफाली अपने होठों को दांतों के बीच दबाए हुए अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस ले रही थी। उसकी कमर बेड से कुछ ऊपर आ चुकी थी। सैफाली की सिसकियां अर्जुन को मदहोश करने के लिए काफी थी। वो अपना कंट्रोल खोता जा रहा था। अर्जुन ऊपर आया और सैफाली के सीने पर किस करते हुए उसके अंदर एंटर करता है।
जिससे सैफाली के मुंह से एक हल्की सी चीख निकलती है और वो कसकर अपनी मुट्ठी में बेडशीट भर लेती है। जैसे ही सैफाली की मुंह से चीख निकली, अर्जुन के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। अर्जुन ने सर उठाकर सैफाली को दिखा, जिसकी चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ झलक रही थी। सैफाली को दर्द इसलिए हुआ था क्योंकि अर्जुन ने खुद को बहुत जोर से उसमें इंटर किया था और इसलिए अब सैफाली को दर्द हो रहा था। सैफाली ने कसकर अर्जुन के कंधे पर अपनी नाखून गड़ाते हुए उसे थाम लिया और अर्जुन ने उसके थामते ही अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। अर्जुन सैफाली में समाते हुए उसके कॉलर बोन और गर्दन पर लव बाइट दे रहा था और सैफाली अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए अर्जुन को किस करने की कोशिश कर रही थी और अपने हाथ उसकी कंधे और गर्दन पर उसके बालों पर फिरा रही थी। दोनों को एक दूसरे को सेटिस्फाइड करते हुए 1 घंटा गुजर चुका था, लेकिन अर्जुन ने सैफाली को छोड़ा नहीं था और ना ही उसकी स्टेमिना में कोई कमी आई थी। लेकिन अब अर्जुन को बर्दाश्त करते हुए सैफाली थक चुकी थी, तो मानता ने अर्जुन से कहा, अर्जुन स्टॉप इट, मैं थक चुकी हूं, अब नहीं आ। अर्जुन बिना सैफाली के बात सुने उसके होठों पर अपने होठ टिका देता है। अर्जुन अपनी कमर को मूव कर रहा था, जिसके साथ सैफाली की सांसें फूल रही थी और वो सिसकियां भरे जा रही थी। लगभग और 30 मिनट बाद सैफाली अर्जुन के ऊपर थी और वो उसके एप्स पर अपना हाथ फेरते हुए अपनी कमर की मूवमेंट को तेज कर रही थी। सैफाली अपनी गर्दन को ऊपर कर अपने होठों को दबाते हुए अर्जुन को अपने अंदर फिल कर रही थी। कुछ देर बाद अर्जुन सैफाली को पलटते हुए उसके ऊपर आ जाता है और उसके होठों को अपनी गिरफ्त में लेते हुए उससे किस करने लगता है। इस बीच उसकी कमर की मूवमेंट नहीं रुकी थी। सैफाली आहें भरते हुए अपने एक पैर को अर्जुन के पैर के ऊपर रख लेती है। दोनों ना जाने कब तक एक दूसरे की जिस्म में उलझे रहते हैं। दोनों ही एक दूसरे की हर छुवन को महसूस कर बेचैन हो रहे थी और ये छुवन ही उन्हें सुकून दे रही थी। अर्जुन सैफाली और अपने ऊपर ब्लैंकेट डालते हुए अपनी एक्टिविटी करता है। लगभग 2 घंटे बाद दोनों थक चुके थे, दोनों ही एक दूसरे से लिपटे हुए सो रहे थे। सो तो सैफाली रही थी, अर्जुन तो अभी और भी ज्यादा उसे प्यार करना चाहता था, लेकिन सैफाली की थकने की वजह से अर्जुन को रुकना पड़ा था। फिर भी करीब सैफाली ने अर्जुन की आज हार्ड लव को 2 से 3 घंटे तक बर्दाश्त किया था, लेकिन अर्जुन चाहता था कि वह अभी और सैफाली को प्यार करे, क्योंकि पेरिस से वापस जाने के बाद अर्जुन ने सोचा था कि वह अपने डॉक्टर के पास जाकर अपनी फिर से फुल बॉडी चेकअप कर आएगा, ताकि उसे पता चले कि जो प्रॉब्लम उसमें थी क्या वह ठीक हो गई है, क्या वह अब फादर बन सकता है। वह अपनी वाइफ को सेटिस्फाइड तो करने लगा था, लेकिन उसके फादर बनने की कैपेबिलिटी में जो सवाल खड़ी थी, क्या वह ठीक हुई है या नहीं। चैप्टर 93 सिस्किया लेने पर मजबूर कर रहा था, इसलिए अर्जुन सैफाली को इस तरह हार्ड लव कर रहा था ताकि सैफाली प्रेग्नेंट हो सके और उसे अपनी और सैफाली के बीच की मजबूत कड़ी मिल सके, उनका बच्चा, जो किसी भी कपल के बीच का एक ऐसा मजबूत हिस्सा होता है जिससे अगर उस कपल के बीच में झगड़ा या मन मुटाव भी होते हैं तो भी दोनों अलग ना होकर साथ रहकर उस मजबूत हिस्से को संभालते हैं। लेकिन अब सैफाली थककर सो चुकी थी अर्जुन की बाहों में, तो अर्जुन ने सैफाली को अपने ऊपर पूरी तरह से एडजस्ट किया ताकि सैफाली का जिस्म उसे फिल कर सके और उसका जिस्म सैफाली फिल कर सके। और अर्जुन ने सैफाली की माथे को किस कर उसके बालों को सहलाते हुए अपनी आंखों को बंद कर लिया और कुछ पल बाद ही अर्जुन भी सैफाली के एहसास में नींद की में चला गया। अर्जुन और मानता तो अपने प्यार की लास्ट स्टेज को पूरा करके एक दूसरे की बाहों में सो गए थे, लेकिन कोई और था जो उन दोनों के प्यार की लम्हों को महसूस करके अंदर ही अंदर चल रहा था, तड़प रहा था। यह कोई और नहीं जाह्नवी थी, जो अर्जुन और सैफाली की बाजू वाले रूम में थी, जिसने अभी अपने हाथ का प्लास्टर कराया हुआ था। अर्जुन और सैफाली की उसके बगल वाले कमरे में होने से अभी जो दोनों एक दूसरे के साथ अपने मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे, उसकी आवाज पूरी तरह से जाह्नवी के रूम तक जा रही थी और सैफाली की सिसकियां और उसके अर्जुन को बार बार रोकने की आवाज सुनकर जाह्नवी की दिल में सांप लौट रही थी कि अर्जुन उसे इस हद तक प्यार कर रहा है कि मानता उसे झील नहीं पा रही है। जाह्नवी अपने रूम में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। जब उसके रूम में उसके कान में पहली सैफाली की सिसकियां गूंजी तो उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर अर्जुन की आहें भी उसके कानों में जैसे सुनाई दी। उसका दिल बेचैन हो उठा कि जिससे वह प्यार करती है
वह किसी और के साथ उसके रूम में इंटीमेट हो रहा था, उसे बेइंतहा प्यार कर रहा था, उसे सिसकियां लेने पर मजबूर कर रहा था। जाह्नवी ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, अर्जुन सैफाली, तुम दोनों मुझे अपनी ही रंगीन रातों की सिसकियों सुनाने के लिए यहाँ आए हो ना, तो अब मैं बताती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। अर्जुन, मैंने तुमसे प्यार किया लेकिन तुमने मुझे ठुकरा कर उस सैफाली को अपनाया, और सैफाली तुमने मेरे प्यार को मुझसे छीनने की कोशिश की। अब अगर तुम्हें अपनी इस बॉडी से घिन ना आए जिसे अभी अर्जुन के छूने पर तुम्हें इतनी खुशी हो रही है, तो मेरा नाम भी जाह्नवी नहीं, बस इंतजार करो उस पाल का। सुबह का वक्त, इंडिया सूर्यवंशी मेंशन। निधि का कमरा। निधि अभी येलो कलर का सलवार सूट में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने पटियाला और शॉर्ट कुर्ती पहने था और रेड कलर का दुपट्टा लिया था। उसने मिरर में जल्दी जल्दी अपने बाल बनाए और जल्दी से माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगाई और अपना पर्स और फोन लेकर कमरे से बाहर निकल गई। वह जल्दी से नीचे आए और भागते हुए घर की बाहर जाने लगी। तभी अंशिका जी, जो सोफे पर बैठी अपनी कॉफी पी रही थी, उन्होंने निधि को इस तरह से, और वो भी इतनी सुबह सुबह के 6 बजे घर से निकलते देखा तो उसे रोकते हुए पूछा, अरे निधि, तुम इस तरह से इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? अभी तो सुबह के 6 बजे बज रहे हैं। तुम तो इतनी सुबह उठती तक नहीं हो, फिर आज जा कहाँ रही हो? निधि, जो जल्दीबाजी में निकल रही थी, वह अंशिका जी की आवाज को सुनकर रुकी और उनकी तरफ देखकर बोली, बड़ी माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। असाइनमेंट का काम मिला है और जल्दी आने के लिए कहा गया है। अभी कुछ रोज में जल्दी जाऊंगी, वह सर के साथ बैठकर थ्योरी भी बनाना है, तो मुझे आने में भी लेट हो सकता है। आप प्लीज मम्मा को बता देना। इतना कहकर निधि जल्दी से भागती हुई बाहर निकल गई। उसने आज अपनी कार भी नहीं ली, बल्कि वह मेंशन से बाहर निकली और उसने ऑटो लेकर उसमें बैठी और चली गई। करीब आधे घंटे के बाद वह एक बंगलों के पास खड़ी थी। उसने उस बंगले को देखते हुए कहा, ये खड़ूस इस बंगले में रहता है। ये बंगला देखने से तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है ये खड़ूस यहाँ रहता है। तो यह उसी का बंगला होगा। हो सकता है कि वह इस बंगले का केयरटेकर हो इस बंगले की, और मुझे इस बंगले में बुलाकर ये दिखाना चाहता है कि वह इस बंगले का ओनर है। कोई नहीं, मुझे बस उसकी शर्त माननी है जो उसने मुझसे कहा था। फ्लैशबैक। तक्ष निधि के बिल्कुल करीब खड़ा उससे बोला, शर्त यह है कि तुम्हें पूरी तरह से इंडियन लुक में सुबह की 7 बजे तक मेरे घर पहुंचना है। मेरे लिए कॉफी ब्रेकफास्ट बनाना है, मेरी जरूरत की सारी सामान तुम्हें अरेंज करनी है, मेरे लिए लंच बनाना है, और मेरे साथ 24 हॉर्स के लिए मेरी असिस्टेंट के तौर पर तुम्हें काम करना है, और फिर तुम्हें मेरे लिए डिनर भी बनाना है, और उसके बाद फिर तुम अपने घर जा सकती है। अगर तुम मेरे घर आकर 1 महीने रह सकती हो तो कोई बात नहीं, वह ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर तुम अपने घर और मेरे घर के बीच ट्रैवलिंग करना चाहती हो तो भी ठीक है। लेकिन मुझे टाइम टू टाइम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर चाहिए। मेरे ब्रेकफास्ट के टाइम 9 बजे, मेरे लंच का टाइम 2 बजे और डिनर का टाइम 10 o'clock। इससे 1 मिनट भी ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए। मुझे एग्जैक्ट टाइम पर खाने की आदत है। तो तुम्हें ये सारी चीज़ करनी है। अगर तुम ये सारी चीज़ करने के लिए तैयार हो तो मैं खुद भी तुम्हारे एग्जाम्स के नोट्स में तुम्हारी हेल्प कर दूंगा और तुम अच्छे नंबर से पास हो सकती हो, और अगर नहीं तो जो हरकत तुमने की है उसके बाद मैं तो तुम्हें पास होने दूंगा नहीं। इतना कहकर तक्ष रुका और वह निधि का चेहरा देखने लगा। फिर उसने निधि के चिन्ह से पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर उठाया और उससे बोला, जल्दी बोलो, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है हाँ या ना कहने के लिए। अगर तुम हाँ कहती हो तो कल से तुम टाइम पर मेरे घर आ सकती हो, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगा, और अगर ना कहती हो तो फिर तुम्हें कॉलेज आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फेल होने वाले स्टूडेंट को कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं होती है। इतना कहकर तक्ष पलटने लगा। तभी निधि ने अपनी मुठ्ठियां कसते हुए जोर से बोली, मैं आऊंगी, लेकिन मैं पहले बोल रही हूं कि मैंने आज तक लंच डिनर कुछ नहीं बनाया, मैंने कुकिंग नहीं की है, तो जैसा बनेगा वैसा तुम्हें खाना पड़ेगा। तक्ष, जो पीछे मुड़ चुका था, वह मुस्कुराने लगा। उसकी होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान थी जो काफी दिलकश नजर आ रही थी, जैसे अभी अगर निधि ने उसे सामने से देखा तो उस पर अपना दिल हर बैठती।
लेकिन तक्ष ने अपनी स्माइल को निधि के देखने से पहले ही छुपा लिया और उसकी तरफ मुड़ते हुए उससे बोला, दैट्स अ गुड गर्ल, तो अब जाओ और कल से मेरे घर आने के लिए तैयार रहना। इतना कहकर तक्ष ने निधि को केबिन से बाहर जाने का इशारा किया। निधि गुस्से से पैर पटकती हुई चली गई थी। प्रेजेंट टाइम। निधि धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बंगलो की ओर बढ़ती जा रही थी। वह बंगलो के गेट के पास आई। उसने गार्ड से कहा, मुझे तक्ष सर ने बुलाया है। जैसे ही गार्ड ने सुना उसने गेट ओपन कर दिया, क्योंकि तक्ष ने पहले ही गार्ड से कह रखा था कि सुबह के 7 बजे तक कोई लड़की बंगलो में आएगी तो उसे अंदर ले लेने के लिए। गार्ड ने द्वार खोल दिया तो निधि अंदर चली गई। निधि धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसे वह सारा नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा था। गार्डन एरिया में बहुत सारे फूल और बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे और एक बीच में फाउंटेन बनी हुई थी जिससे पानी इधर उधर गिर रही थी। झूला एक साइड लगा था जिसके पास लाल गुलाब के कुछ पौधे लगे हुए थे जिन्हें देखकर निधि के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई थी, क्योंकि कहते हैं गुलाब हर लड़की को पसंद होती है। वैसे ही निधि को भी गुलाब पसंद थी। निधि डोर के पास आए और उसने बेल बजाई तो एक सर्वेंट में आकर डोर खोला तो निधि ने उससे कहा, तक्ष सर वह है क्या? सर्वेंट ने हाँ में सिर हिलाया और वह डोर के सामने से हट गया और उसने हाथ के इशारे से निधि को ग्रीट करते हुए अंदर आने के लिए कहा। निधि अंदर आए और उसने देखा वह हॉल पूरी तरह से ऐसा लग रहा था जैसे कि संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। उसकी फर्श की टाइल्स सफेद कलर की इतनी चमक रहे थे कि उनमें निधि को अपना चेहरा नजर आ रहा था। निधि ने सर्वेंट से पूछा, ये तक्ष सर क्या इस बंगलो के ओनर है? सर्वेंट ने बिना कुछ कहे बस हाँ में अपना सर हिलाया और वहां से उसे किचन की तरफ लेकर जाने लगा। आइए मैं आपको किचन दिखा देता हूँ। हुकुम ने कहा था कि आप आने वाली हैं और आज से आप ही उनके लिए नाश्ता और उनका लंच डिनर बनाएंगे, इसलिए हुकुम ने हमें कुछ भी बनाने से मना कर दिया है। तो आपको मैं दिखा देता हूं और आपको सारा टाइम शेड्यूल भी बता देता हूं। हुकुम का आप उनके लिए अभी सुबह के नाश्ता बना दीजिए पहले। चैप्टर 94। निधि तक्ष के बाहों में और तक्ष का बहकना। निधि को समझ नहीं आ रहा था कि सर्वेंट हुकुम किसे कह रहा है। तभी निधि ने सर्वेंट से पूछा, आप हुकुम किसे कह रहे हैं? सर्वेंट जो तक्ष का नाम नहीं ले सकता था, उसने निधि से कहा, आप जिनके नाम लेकर बुला रही है हम उनको हुकुम कहते हैं। सर्वेंट निधि को किचन में ले आया था और निधि को तक्ष के लिए जो बनाना था उसकी लिस्ट और सारे इंग्रेडिएंट्स स्लैब पर रख दिए थे। निधि ने इंग्रेडिएंट्स देखे और जो चाट निधि को मिली थी वह निधि देखने लगी। उसमें ऑमलेट, ऑरेंज जूस, ब्लैक कॉफी, फ्राइड राइस, ऐसे कई तरह के डिशेज थे और सलाद तो हर टाइम था। लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट किया। इवनिंग नाश्ते में भी तक्ष के लिए सलाद थी जिसमें एक फ्रूट सलाद और एक वेजिटेबल सलाद थे। निधि ने कहा, यह इतने सारे खाने खाता है। फिर निधि ने तक्ष की बॉडी को याद करते हुए कहा, इसलिए तो इसकी बॉडी इतनी अच्छी है, इसकी मसल्स कितने स्ट्रांग हैं। निधि अभी तक के मसल्स के बारे में सोच रही थी जो उसने तक्ष के शर्ट के अंदर छुपे हुए देखे थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह उसके मसल्स रियलिटी में देख भी पाएगी कि नहीं। फिर निधि ने टाइम देखा तो 7:30 ऑलरेडी हो चुके थे, तो वह जल्दी जल्दी उसके लिए ऑमलेट बनाने की तैयारी करने लगी। वही तक्ष जो सुबह जल्दी उठ जाता था, वह अपनी जिम में था जब उसके सर्वेंट ने आकर उससे कहा, हुकुम आपने जिनके बारे में आने के लिए कहा था वह आ गई है और किचन में आपके लिए ब्रेकफास्ट बना रही है। जितनी निधि जिद्दी थी तक्ष को नहीं लगा था कि वह आएगी, इसलिए जैसे ही सर्वेंट ने कहा कि निधि आ गई है तो तक्ष के होठों पर एक मुस्कुराहट खिल गई। उसने कहा, ठीक है आप जाकर अपना काम कीजिए, उसे डिस्टर्ब मत कीजिएगा और ना ही कोई हेल्प कीजिएगा, वह जो करेगी अकेले करेगी। तक्ष की बातें सुनकर सर्वेंट ने हाँ में सर हिलाया और वह वहां से चला गया। दक्ष जो अभी पुशअप कर रहा था वह उठा और उसने टॉवल से अपनी बाहें को गर्दन और माथे को पीछा और खुद से कहा, तो निधि सूर्यवंशी तक्ष रंधावा के बंगले तक आ ही गई। तो चलो देखते हैं क्या कर रही है मैडम। तक्ष इतना कहकर मुस्कुराते हुए नीचे किचन की तरफ चला गया। वह किचन के दरवाजे पर आया और वह निधि को देखने लगा। निधि ने येलो पटियाला और शॉर्ट कुर्ती के साथ रेड दुपट्टा पहना था। उसके हाथों में भरकर चूड़ियां थी जो काम करने की वजह से छान छान करके बज रही थी।
जिसकी आवाज तक्ष के कानों में एक मिश्री की तरह घुल रही थी, जो उसे एक रोमांटिक सॉन्ग की तरह लग रहा था। तभी तक्ष आगे बढ़ा और उसने जाकर निधि को बैकहैक किया और अपने दोनों हाथ उसके पेट पर लपेट दिए। निधि ऐसे अचानक किसी की खुद को बाहों में भरने से सिहर गई और वह लंबी लंबी सांस लेने लगी। तभी तक्ष ने निधि के गर्दन से उसके बाल हटाए और उसके गर्दन पर अपने होंठ रख दिए और उसे धीरे धीरे करके गर्दन और उसके गले कान के पीछे किस करने लगा। निधि के हाथ जो अब तक चाकू पकड़ रखे थे, वह चाकू उसके हाथ से छूट गया और उसने अपने पेट पर रख तक्ष के हाथ को कसकर पकड़ लिया। उसने अपनी सिर को तक्ष के सीने पर रख लिया। अब निधि के गहरी सांस लेने से उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था, जिससे निधि के गर्दन पर किस करते हुए दक्ष की नजरें उसके सीने पर ही टिकी हुई थी। उसने धीरे से अपना हाथ निधि के हाथ से छुड़ाया और ऊपर लाकर उसके उभार पर रख दिया। उसे धीरे धीरे करके सहलाने लगा। अब तक्ष की डिजायर वह बढ़ने लगी थी। वह चाहता था वह निधि को अपने बेड पर लेकर जाए और उसे बहुत सारा प्यार करे। तभी तक्ष ने निधि को झटके से अपने तरफ पलटा और उसे उसके कमर से पकड़कर ऊपर उठाकर स्लैब पर बैठाया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर उसके होठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगा। वक्त के साथ उसकी किस पैशनेट होते जा रही थी और निधि उसकी बाहों में पिघल रही थी। तभी उसे जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। तक्ष अपने होश में आया। उसने देखा कि वह अभी भी किचन की डोर पर ही खड़ा है और यह चीख निधि की थी, क्योंकि ऑमलेट बनाने पर उसने गर्म तवे को छू लिया था और अभी उसकी उंगलियां पूरी लाल हो गई थी। उसे देखकर तक्ष जल्दी से उसके पास गया और उसकी उंगली को पकड़कर पहले तो अपने मुंह में भर लिया। निधि सन रह गई तक्ष के ऐसा करने से। उसने अपनी नजरें उठाकर तक्ष को देखा और फिर उसके हाथ से अपनी उंगली छुड़ाने लगी। लेकिन तक्ष ने ऐसा नहीं किया, बल्कि वह और ज्यादा उसकी उंगली को शक करने लगा। तक्ष लगातार निधि की आंखों में देखकर उसकी उंगली अपने मुंह में भरे शक कर रहा था, जिससे निधि के अंदर एक हलचल पैदा हो रही थी। उससे तक्ष के आंखों में देखना बहुत अजीब फीलिंग दे रहा था। उसका मन रहा था वो भी पूरी तरह से तक्ष की बाहों में समा जाए। तभी निधि ने एक झटके से अपने हाथ को खींचकर तक्ष से दूर किया। फिर निधि तक्ष पर भड़कते हुए बोली, यह क्या हरकत थी आपकी? ऐसे कोई करता है क्या? तभी तक्ष अपने होश में आया और उसने धीरे से सॉरी कहा। वह तुम्हारा हाथ जल गया था, इसलिए बस तुम्हारी उंगली को ठंडक देने के लिए मैंने ऐसा किया है। निधि ने तक्ष को गुस्से भरी नजर से देखते हुए कहा, हाँ तो जलेगा ही ना, पहली बार किचन का काम कर रही हूं और वो भी आपकी वजह से। इतना कहकर निधि वापस से उसके लिए ऑमलेट बनाने लगी। लेकिन वही तक्ष उसके दिल में जाने क्या उमड़ रहा था। वह निधि को देखकर मुस्कुरा रहा था और जो अभी अभी उसने किचन के गेट पर खड़े रहकर सोचा था, उसे अभी फिर से याद करके उसके चेहरे पर अब बड़ी सी मुस्कान आ गई थी। तक्ष अपने बालों पर हाथ ले जाकर गर्दन के पीछे सहलाते हुए खुद से धीमी आवाज में बोला, क्या इस लड़की का असर हो रहा है मुझ पर? लेकिन मैं तो इसे सबक सिखाना चाहता था। क्या यह मुझ पर ही अपना जादू चला रही है? इतना कहकर तक्ष ने एक बार पलटकर पीछे निधि को देखा, जो अब उसके लिए ऑरेंज जूस बनाने के लिए ऑरेंज छिल रही थी। फिर वह मुस्कुराते हुए किचन से बाहर निकला और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। अभी भी उसके दिमाग में वही पल घूम रहा था, जब उसने सोचा था कि वह निधि को किस कर रहा था और निधि भी उससे दूर न होकर उसके सीने पर अपना सिर रख चुकी थी। थोड़ी देर में निधि ने तक्ष के सामने लाकर उसकी ब्लैक कॉफी रखा और वह वापस मुड़कर जाने लगी। तभी तक्ष ने उसका हाथ पकड़ा और उसे झटके से सामने के चेयर पर बैठाते हुए बोला, यही बैठी रहो जब तक मैं ये कॉफी पीता हूँ। क्या पता तुम्हारा क्या भरोसा, तुमने इसमें जहर मिला दिया हो तो। निधि गुस्से से घूरते हुए वह तक्ष से बोली, और रियली मेरा बस चले तो मैं आपकी नजरों के सामने जहर मिला दूं, क्योंकि जब से आप कॉलेज में एंट्री किए हो ना, तब से आपने मेरा जीना हराम कर दिया। और अभी उसने अपनी लाल उंगली को दिखाते हुए कहा, यह मैंने फर्स्ट टाइम जिससे मेरी उंगली जल गई है। फिर उसने अपने लुक को दिखाते हुए कहा, और ये ड्रेस भी मैंने पहली बार पहना है, वह भी आपकी वजह से, क्योंकि आपको इंडियन लुक चाहिए था। तभी तक्ष ने धीरे से कहा, तुम ब्यूटी तो इंडियन की ही हो, पर तुम्हारे चाल चलन और हरकतें वेस्टर्न है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर तुम यूं ही इंडियन ब्यूटी बनाकर मेरे सामने आती रही तो मुझे नहीं पता कि मैं कब तुम्हारी यह ब्यूटी चुरा लूं।
निधि अब चुपचाप से तक्ष के पास बैठ गई थी, लेकिन उसके हाथ जितना हिल रहे थे उतना ही उसकी चूड़ियां आवाज कर रही थी और तक्ष को आज पहली बार अपने इस बंगले पर चूड़ी की खनक बहुत अच्छी लग रही थी। तक्ष धीरे धीरे कॉफी पी रहा था ताकि निधि उसके पास ही बैठी रहे। थोड़ी देर में तक्ष ने कॉफी पी ली तो उसने कहा, मेरा ब्रेकफास्ट लगा दो, मैं जब तक चेंज करके आता हूं। इतना कहकर वह अपने कमरे की तरफ चला गया। थोड़ी देर के बाद तक्ष एक ग्रे कलर की 3 पीस सूट पहनकर नीचे आया। जब निधि उसे देखते रह गई। तक्ष के बाल अभी जेल से बाल सेट किया हुआ था और उसके चेहरे पर नेचुरल ग्लो था, जो उसे और भी हैंडसम बना रही थी। निधि बस उसे देखते ही रह गई थी। उसने आज तक कभी भी हर्ष की सिवा किसी और को ऐसे नहीं देखा था, लेकिन आज उसका दिल तक्ष को देखकर डाल रहा था। तक्ष नीचे आया और अपने चेयर पर बैठा और उससे बोला, मेरा नाश्ता कहाँ है? निधि जो अभी तक उसे देखने में कहीं खोई हुई थी, उसने ने कहा, मैं अभी लेकर आती हूँ। निधि जाकर उसके लिए नाश्ते में ऑमलेट, टोस्ट ब्रेड और ऑरेंज जूस लेकर आए और उसके सामने में प्लेट रखकर उसे देखने लगी। तभी तक्ष ने कहा, तुम भी खाओ, अगर इसमें तुमने जहर मिलाया है तो तुम भी खाकर मारो, मैं भी खाकर मारूंगा, दोनों साथ में मरेंगे। निधि बैठी, उसने सबसे पहले ऑमलेट छुरी और कांटे की हेल्प से कट किया और खाया। फिर उसने एक टोस्ट उठाया, उसे कट करके खाया और फिर जिस गिलास में उसने तक्ष के लिए ऑरेंज जूस निकाला था उसी गिलास से उसने ऑरेंज जूस पिया और तक्ष के आगे सब रखते हुए कहा, मैंने खा भी लिया और पी भी लिया, अभी तक मैं तुम्हारे सामने सही सलामत बैठी हूँ, जिंदा हूं, तो अब तुम भी अपना ब्रेकफास्ट कर लो। इतना कहकर निधि ने एक फेक स्माइल अपने चेहरे पर चिपका ली, जिसे देखकर तक्ष को बहुत हंसी आ रहा था कि अभी से निधि उससे इरिटेट हो गई है। चैप्टर 96, तुम्हें चीखने पर मजबूर कर दूंगा। निधि के सब कुछ खाकर रखने के बाद तक्ष ने पहले ऑरेंज जूस उठाया और उसे धीरे धीरे पीने लगा। फिर उसने उसी टोस्ट को उठाया जिसे निधि ने खाया था। उसे खाने के बाद तक्ष ने ऑमलेट खाया और उसके बाद चेयर से उठा और अपना लैपटॉप बैग जो उसने सोफे पर लाकर रखा था उसे उठाते हुए निधि से बोला, चलो कॉलेज। निधि अपना फोन लेकर तक्ष के पीछे चली गई। वहीं ये सब हरकतें सर्वेंट खड़े जो देख रहे थे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह उनका वही हुकुम तक्ष है, जो इससे पहले कभी किसी के साथ इस तरह बिहेव नहीं करता था। यहां तक कि तक्ष की गर्लफ्रेंड माया के साथ भी तक्ष ने कभी ऐसा भी है बिहेव नहीं किया था। लेकिन निधि के साथ पफ्रैंक हो रहा था, निधि को अपने करीब कर रहा था, और तक्ष ऐसा क्यों कर रहा था ये तो उसे ही पता था। ये प्यार की शुरुआत थी या अपने मकसद को हासिल करने का नया तरीका था। कुछ देर के बाद तक तक्ष और निधि कॉलेज पहुंचे। आज कॉलेज में सब निधि को तक्ष के साथ देखा, और वह भी पूरे इंडियन लुक में, तो सबकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। सब आंखें फाड़ फाड़ कर निधि को देख रहे थे और वही उसके साथ चलकर आ रहे हैं। तक्ष को भी किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि निधि उनकी कॉलेज की प्रोफेसर, जो कि अब तक निधि से गुस्सा हो रहे थे, उसके इंसल्ट कर रहे थे, वह निधि के साथ आ रहे हैं। निधि ने अभी तक्ष का लैपटॉप बैग पड़ा हुआ था और उसके पीछे भुनाभुनाती हुई आ रही थी, जो तक्ष को काफी अच्छे से सुनाई दे रहा था। तभी तक्ष सबके बीच से गुजरा तो सबने उसे गुड मॉर्निंग विश किया, और वहीं सब निधि को अजीब नजरों से भी देखने लगे, क्योंकि निधि कॉलेज इंडियन लुक में आई थी और चलते हुए होंठ हिलने पर उसकी चूड़ियां शोर कर रही थी। सबकी नजरों को इग्नोर कर तक्ष अपने केबिन की तरफ चला गया और निधि भी उसके पीछे पीछे चली गई। केबिन में जाने के बाद निधि ने लैपटॉप बैग को टेबल पर रखा और तक्ष से कहा, प्रोफेसर मैंने यहाँ तक आपका काम कर दिया है और मैं कॉलेज भी आ गई हूँ, तो क्या मैं आप जा सकती हूँ? इतना पूछकर निधि जैसे ही जाने क्यों बोली, तक्ष ने उसका हाथ पकड़ उसे खींचकर अपने करीब कर दीवार से सटा दिया। निधि को तक्ष की इस तरह करने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए निधि आंखें फाड़े उसे देख रही थी। वही तक्ष के हाथ निधि के कमर पर कस रहे थे। निधि ने तक्ष को घूरते हुए कहा, प्रोफेसर ये क्या बदतमीजी है, आप इस तरह से कैसे कर सकते हैं? तक्ष जो निधि के होठों की तरफ देख रहा था, और कॉलेज आने की टाइम भी उसके दिमाग में बस वही सीन चल रहा था जो उसने किचन के दरवाजे पर खड़े होकर देखा था। तो उसने निधि को दीवार में बुरी तरह से सटाते हुए निधि से कहा, बदतमीजी मैं कर रहा हूं, और तुम जो कॉलेज में पूरे कॉरिडोर में मेरे साथ चलते हुए मुझे कोस रही थी, उसका क्या बोलो?
जैसे ही निधि ने यह बात सुनी उसने अपनी नजरें झुका ली, क्योंकि वह पूरे कॉरिडोर में जब लोग अजीब नजरों से देख रहे थे तो वह तक्ष को कोसते हुए आ रही थी कि यह सब उसकी वजह से है। उसने उसे इंडियन ड्रेस पहनाया है, उसने कॉलेज में पूरे भर चूड़ियों के हाथ के साथ उसे लेकर आया है, उसने उसे बिंदी लगाने के लिए कहा, वह खड़ूस है, अकड़ू है, जल्लाद है। ये सारी चीज निधि भूनभुनाते हुए कह रही थी और यह सब तक्ष सुन रहा था। अभी जब तक्ष की वजह से निधि दीवार में सटी हुई थी और तक्ष उसके पास सटा हुआ था, तक्ष को अपनी बॉडी में अजीब सी सरसराहट अपनी बॉडी में महसूस हो रही थी और वही सरसराहट निधि को तक्ष फील कराना चाहता था। निधि को महसूस तो हो रहा था क्योंकि निधि के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी और यह चीज तक्ष और निधि दोनों महसूस कर रहे थे। तक्ष की निगाहें निधि के कंपकपाते होठों पर टिकी हुई थी, वह उन्हें चूस लेना चाहता था, उनकी रस को पी जाना चाहता था, लेकिन अभी वैसा नहीं कर पा रहा था क्योंकि वह चाहता था कि इसमें निधि खुद उसका साथ दे। इसलिए तक्ष ने निधि का हाथ छोड़ और उससे कहा, जाकर मेरे लिए एक कप कॉफी लाओ और अपना लैपटॉप ले आओ, मैं असाइनमेंट तुम्हें बता देता हूँ। निधि उससे आंखें फाड़े देख रही थी तो तक्ष ने कहा, अब 1 महीने तक तुमने मेरी बात मानी है, तुम मेरी सर्वेंट बनाकर, मेरी कुक बनाकर, मेरी असिस्टेंट बनाकर मेरा काम करने वाली हो, तो मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। लैपटॉप लेकर आओ, मैं बताता हूँ असाइनमेंट बनाने में सिर्फ तुम्हें मैं टॉपिक बताऊंगा, बाकी तुम्हें खुद करना है। इतना कहकर तक्ष निधि से दूर हो जाता है और जाकर अपने चेहरे पर बैठ जाता है। निधि चुपचाप निकलकर उसके लिए काफी लाने चली गई। जब निधि आए तो उसके दिल की धड़कन अभी भी शोर कर रही थी और ऐसा क्यों था उसे समझ नहीं आ रहा था। जब से उसने तक्ष की बात मानी थी और वह तक्ष के करीब गई थी, उसका दिल उसका साथ नहीं दे रहा था, वह सिर्फ धड़क रहा था, बगावत कर रहा था। वही साधना जी के घर में आज साधना जी, प्रियांशी और हर्ष तीनों ही घर पर थे, क्योंकि आज सुबह से प्रियांशी की तबीयत खराब हुई थी, उसे वॉमिटिंग बहुत हो रही थी। वह कुछ भी खाती है वह वॉमिट हो जाती और इस वजह से वह कुछ कर भी नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से वह हॉस्पिटल नहीं गई थी और हर्ष उसे इस हाल में छोड़कर जा नहीं पाया था, इसलिए उसके साथ था। अभी प्रियांशी हर्ष की बाहों में उसके बेड पर थी, हर्ष ने उसे खुद में समेट रखा था। तभी एक बार फिर से निधि को उकाए आए और वह उठकर भागते हुए बाथरूम में गई। वह उल्टियां करने लगी, तभी हर्ष उसके पीछे से आया और उसकी पीठ को सहलाते हुए उससे बोला, आज इतनी उल्टियां तुम्हें क्यों हो रही है? देखो तबीयत पूरी खराब हो गई है, मैं मेडिसिन ले आता हूं तुम्हारे लिए। तब प्रियांशी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं हर्ष, में मेडिसिन नहीं खा सकती, अभी हमारा बेबी बहुत छोटा है, इसकी केयर करना जरूरी है। अभी इसे सिर्फ 3 मंथ हुआ है तो बहुत ज्यादा, इसलिए मैं किसी तरह की मेडिसिन नहीं खा सकती, अभी को कुछ होने का डर रहता है। प्रियांशी को इस तरह से देखकर हर्ष को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उन दोनों का ये बच्चा भी जरूरी था। तभी हर्ष ने प्रियांशी की पीठ सहलाते हुए कहा, क्या बच्चे के लिए जल्दी हो गई है प्रियांशी? प्रियांशी ने अपने चेहरे पर पानी की छींटे मारा और थकी हुई से आवाज में हर्ष को बोली, हर्ष, जल्दी या देरी की बात नहीं है, यह हर लड़की के साथ होता है। कहते हैं जब तक एक लड़की अपने बच्चों के लिए दर्द न सहे वह मां नहीं बन पाती है, और तुम्हें पता है जब डिलीवरी की वक्त जो दर्द होता है वह कितना होता है, वह आपकी बॉडी की 306 हड्डी टूटने के बराबर के दर्द होता है। ये सुनकर हर्ष पूरी तरह से हैरान हो गया था। उसने कहा, क्या तुम्हें भी ये पेन होगा? प्रियांशी हर्ष का हाथ थामकर बाथरूम से बाहर निकलती हुई बोली, ऑफ कोर्स हर्ष, प्रेगनेंसी पेन होता है, लेबर पेन होता है और इस प्रक्रिया से हर औरत को गुजरना पड़ता है, तब जाकर उसकी जिंदगी में एक बच्चे का सुख आता है। बिना दर्द की कोई भी मां नहीं बनता। हर्ष को ये पता नहीं था, वह प्रियांशी की बातें सुनकर घबराने लगा, पैनिक करने लगा। तभी प्रियांशी ने उसे अपने पास बेड पर बैठाया और उससे चेहरे को थामकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, हर्ष रिलैक्स, ये हर लड़की के साथ होता है। तभी हर्ष ने प्रियांशी के चेहरे को थामकर उससे बोला, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ये दर्द हो, तुम्हें पता है ना जब तुम्हें पीरियड्स होते हैं तुम्हें दर्द होता है तो मैं कितना परेशान हो जाता हूँ। मैं तुम्हें बेड से उठने तक नहीं देता, हर काम तुम्हारे लिए खुद करता हूँ, तुम्हें हर चीज बेड पर ला कर देता हूँ ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। मुझे नहीं पता था
कि हमारे बच्चे के आने से तुम्हें इतना दर्द होगा, नहीं तो मैं बेबी अडॉप्ट कर लेता प्रियांशी। तभी प्रियांशी में धीरे से हर्ष के चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए कहा, और मेरी इस फीलिंग का क्या, जो मैं इसे अपने अंदर महसूस करूंगी जब ये बड़ा होगा, मेरे पेट में किक करेगा, यह मूवमेंट करेगा, तुम्हें पता है जब इसकी पहली मूवमेंट होगी तो हम दोनों को कितनी खुशी होगी। इसे मूवमेंट करते हुए देखकर तुम्हें खुशी होगी, तुम जब मेरे पेट पर कान लगा कर इससे बात करोगे, मेरे अंदर तुम्हारे चेहरे की खुशी अलग ही होगी। ऐसा मत सोचो कि मुझे तकलीफ होती है, हाँ होती है, लेकिन उस खुशी का क्या जो दर्द को सहने के बाद मिलेगी। हर्ष ने कस के प्रियांशी को अपने गले से लगा लिया और उससे बोला, मुझे नहीं पता था निधि, आई लव यू, कि तुम मेरे लिए इतना दर्द बर्दाश्त करोगी मेरे बच्चे के लिए। तभी प्रियांशी ने हर्ष को खुद से अलग किया, उसे बेड पर धक्का दिया और उसके ऊपर चढ़कर लेटते हुए बोली, हमारा बेबी हम दोनों का होगा, ये तुम्हारा नहीं, देखना ये बेटा होगा जो मेरे सपोर्ट में रहेगा और मेरे लिए तुमसे लड़ाई करेगा। चैप्टर 97 अजीब सी बेचैनी। हर्ष ने अपने दोनों हाथ निधि की कमर पर रखते हुए कहा, ठीक है तो मैं भी तुम्हारे साथ आ जाऊंगा, फिर लड़ाई खत्म, क्योंकि मैं अपने बच्चे और अपनी इस बीवी के बिना नहीं रह सकता, तुम दोनों के बिना अब मेरी जिंदगी अधूरी है। पहले मेरी जिंदगी को पूरा तुम करती थी और अब तुम दोनों मिलकर मेरी जिंदगी को पूरा करते हो। इतना कहकर हर्ष ने प्रियांशी की माथे को किस किया, फिर उसके दोनों गालों को, उसके नाक को, फिर हल्के से उसके होठों को छूकर अलग हुआ। तो प्रियांशी उसे देखकर मुस्कुराने लगी, तो हर्ष ने उससे कहा, मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैंने सुना है कि पहले 3 महीने फिजिकल नहीं हो सकते, इसलिए तुम बस इतने से काम चला लो और जब हमारा बेबी सेव हो जाएगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कैसा हूं। तुम्हारे साथ बैड परफॉर्मेंस पर तुम्हें चीखने पर मजबूर कर दूंगा। उसके इस बात को सुनकर प्रियांशी खिलखिलाकर हंसने लगी और हर्ष ने उसे अपनी बाहों में भरकर उसके पेट को सहलाने लगा। हर्ष धीरे धीरे प्रियांशी के पेट पर अपनी उंगलियां फिरा रहा था, जिससे प्रियांशी को बहुत अच्छा लग रहा था। प्रियांशी हर्ष के सीने पर अपना सर रखे आराम से लेटी हुई थी। तभी हर्ष ने अचानक से प्रियांशी से कहा, प्रियांशी सैफाली कब आ रही है इंडिया, मुझे और वेट नहीं हो रहा है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। यार मैं तुम्हें बीवी कहता हूं, लेकिन यह मैं और तुम अच्छे से जानते हैं कि अभी हमारी शादी नहीं हुई है, लेकिन मैं पूरे हक से तुम्हें बीवी कहना चाहता हूं। इसलिए तुम पूछो सैफाली से वो कब आ रही है वापस, ताकि जैसे ही वह इंडिया आए हम दोनों शादी कर ले। प्रियांशी जो अपना सर हर्ष के सीने पर रखा हुआ था, तो उसने अपना सर उठाया और हर्ष को देखते हुए उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा, जहां इतना इंतजार किया है वहां थोड़ा और सही, थोड़ा सा इंतजार कर लो। हर्ष ने प्रियांशी से कहा, और कितना इंतजार करूं प्रियांशी। हर्ष ने प्रियांशी का हाथ पकड़ा और उसे चूमते हुए कहा, है तुम्हारे लिए तो सारी जिंदगी इंतजार कर लूं, लेकिन मैं अपने छोटू से बच्चे का क्या करूं। इसके लिए इंतजार नहीं होता, इसके दुनिया में आने से पहले मैं तुम्हें अपना नाम दे देना चाहता हूं, ताकि ये दुनिया में आए तो मेरे नाम के साथ आए, मेरे नाम के बिना नहीं। हर्ष की यह बातें सुनकर प्रियांशी मुस्कुरा दी और उसने कहा, मैं सैफाली को जल्दी इंडिया वापस आने के लिए कहूंगी। प्रियांशी की बातें सुनकर हर्ष मुस्कुरा दिया और उसने वापस से प्रियांशी को अपने सीने से लगा लिया। वही सूर्यवंशी ऑफिस में आरुष अपने केबिन में बैठा अपना काम कर रहा था। जब से अर्जुन पेरिस गया था तब से आरुष का वर्कलोड ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि आरुष पहले भी पूरी तरह से हमेशा से अपना काम संभालता था, लेकिन अर्जुन उसके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क खुद संभाल लेता था, जिससे आरुष का वर्कलोड नहीं बढ़ता था। लेकिन अभी जब से अर्जुन पेरिस गया था तब से यह सारे काम आरुष को हैंडल करने पड़ रहे थे और इस वजह से वह बहुत ज्यादा बिजी हो गया था। आरुष ने अपने केबिन के ड्रॉवर को ओपन किया और उसमें से एक छोटा सा पासपोर्ट साइज फोटो निकाला। उसमें 14 साल की लड़की की खिलखिलाती हुई हंसी वाली फोटो थी। उसे देखकर आरुष अब तक थका थका लग रहा था, लेकिन अब पूरी तरह से उसकी थकान मिट गई। आरुष ने उस फोटो पर अपने हाथ फिराते हुए कहा, प्रियांशी तुम्हें पता है तुम्हारी यह फोटो मैंने आज तक अपने पास संभाल कर रखी है, और जब भी मुझे टायर्ड फील होता है, मैं थका थका सा फील करता हूँ, तब मैं इस फोटो को निकाल कर देख लेता हूँ, ताकि मुझे इस लायक बनना है कि मैं तुम्हें पा सकूं और मैं अपनी सारी थकान भूलकर अपना काम करने लगता हूँ।
लेकिन अब दिल ये गवाही देता है कि थकान को दूर करने के लिए तुम्हारी आदत सी पड़ गई है। लेकिन तुम्हें पाने के लिए मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें पाना शायद मेरी किस्मत में नहीं है। तुम किसी और की अमानत हो। ये कहते हुए आरुष के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। तभी उसकी डोर पर नॉक हुआ और उसने जल्दी से फोटो को ड्रॉ में रखा और कहा कमिंग। तभी एक लड़की अंदर आए और उससे बोली, गुड मॉर्निंग सर, यह फाइल है, आपको इनमें साइन करने हैं। यह मुझे अर्जुन सर को डिलीवर करना है। आरुष ने उस लड़की की तरफ देखा। हाइट 5 फुट 7 इंच, रंग गोरा, लंबे बाल, फेस कट गोल और आंखें टिमटिमाते हुए तारे की तरह जिसमें चमक बहुत सारी थी। उस लड़की को देखकर आरुष ने पूछा, तुम कौन हो? उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, सर मेरा नाम जिया है, मैंने कल ही ज्वाइन किया है। आरुष ने हाँ में सर हिलाया और उसके हाथ से फाइल ले लिया और उससे कहा, इन फाइल्स को यही छोड़ दो, मैं इन्हें पने की बात साइन कर दूंगा। जिया ने हाँ में सर हिलाया और वह केबिन से बाहर जाने लगी। तभी आरुष ने उसे रोकते हुए कहा, जिया मेरे लिए एक कप कॉफी भेज दो। जिया ने मुड़कर उससे कहा, ओके सर। वहीं निधि के कॉलेज में अभी निधि लैपटॉप लिए तक्ष की केबिन में बैठी थी और तक्ष उसे घूर घूर कर देख रहा था। निधि को भी तक्ष की नजरों की तपिश खुद पर महसूस हो रही थी, लेकिन वह ऐसे नजरअंदाज कर रही थी। तभी तक्ष अपनी जगह से उठा, निधि के पास आया और उसके पीछे खड़ा हो गया। चैप्टर 98 पैशनेट लव। तक्ष निधि के ऊपर झुकते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और लैपटॉप के कसर पर अपने हाथ चलते हुए निधि की बिल्कुल कान के पास बोला, क्या तुम्हें मेन टॉपिक पता चले कि तुम्हें असाइनमेंट किस टॉपिक पर बनानी है? निधि, जिसकी दिल की धड़कन तक्ष की उसके करीब आने से ही बढ़ गई थी, उसने ना में सिर हिलाया तो तक्ष ने धीरे से कहा, तो फिर इतनी देर से तुम लैपटॉप खोलकर क्या कर रही हो? निधि उसके सवाल पर कुछ बोल नहीं पाए। तक्ष के होंठ निधि की गर्दन और कान के पास टच हो रहे थे, जिन्हें निधि बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी जो उसे तक्ष के करीब खींच रही थी। अब तक वह तक्ष की इतनी करीब नहीं आई थी जो उसे बेचैनी महसूस हो, लेकिन अब जब वह तक्ष के इतने करीब हो रही थी और तक्ष भी बिना कोई बदतमीजी के उससे बातें कर रहा था, तो निधि को उसकी करीबी अच्छी लग रही थी। निधि समझ नहीं पा रही थी कि आज तक वह शिवाय हर्ष के करीबी की किसी को महसूस नहीं करना चाहती थी। वहीं अब उसकी बॉडी तक्ष के करीब आने से रिएक्ट करने लगती थी। तक्ष ने जब ध्यान दिया तो निधि ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और उसकी सांसें भी बढ़ चुकी थी। तक्ष ने अपने होठों को निधि के गर्दन की बिल्कुल पास करके धीरे से कहा, निधि। निधि ने अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। तक्ष के सवाल पर उसे जवाब दिया, हम, क्योंकि निधि को तक्ष के होंठ अपने गर्दन पर महसूस हो रहे थे। वही तक्ष की उंगलियां जो निधि की उंगलियों को छू रहे थे, वह अब इंटेंस होने लगे थे, क्योंकि अब तक तक्ष को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वह निधि की तरफ खींचा जा रहा था। पहली बार जब उसने निधि को देखा था तो उसे निधि में खिंचाव नजर आया था और उसके बाद निधि की बदतमीजियों ने उसे गुस्सा दिलाया, लेकिन आज जब बिना कुछ कहे निधि उसकी सारी बातें मान रही थी और वह पूरी तरह से इंडियन लुक में थी, तो दक्ष उसकी तरफ खींचा जा रहा था। उसे किस करने का मन कर रहा था, उसे बाहों में भरकर प्यार करने का मन कर रहा था उसका। तक्ष ने फिर से अपने होठों को निधि के गर्दन पर धीरे से फिराते हुए निधि से कहा, निधि क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है? मेरी कंडीशन तुम समझ रही हो। मैं कुछ करना नहीं चाहता, बट आई डोंट नो व्हाई, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। निधि, जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, उसने झट से अपनी आंखें खोली और वह एक झटके से चेयर से उठकर खड़ी हो गई। अब तक्ष उसे देख रहा था। निधि ने थोड़े हिचकिचाहट के साथ तक्ष से कहा, सर आप ये क्या कर रहे हैं? आपने जो कहा मैंने आपकी बात मानी। आपने मुझे इंडियन लुक लेने के लिए कहा, मैंने वह किया। आपने सुबह से मुझसे जो भी कहा मैंने वह किया। मुझे बस कॉलेज से पास आउट होकर जाना है। तो अब आप क्यों कर रहे हो ये सब? आपको पता है आपकी करीबी मुझे बहकने पर मजबूर कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ पेरिस में अर्जुन और सैफाली एक दूसरे की बाहों में लिपटे सो रहे थे। जब अर्जुन की नींद उसके फोन की रिंग होने से खुली, अर्जुन ने साइड टेबल पर पे टटोलकर अपना फोन रिसीव किया तो उसने देखा कि उसके फोन पर उसके बाबा का कॉल आ रहा था।
अर्जुन ने कॉल रिसीव किया तो उसके बाबा ने कहा, कहाँ हो तुम दोनों, हमें फिक्र हो रही थी। अगर घर पर हो तो नाश्ते के टेबल पर आओ, हमें कुछ बात करनी है। अर्जुन ने देखा सैफाली उसकी बाहों में सो रही थी। तो अर्जुन ने कहा, बाबा सैफाली सो रही है, अभी उठती हो तो नीचे आता हूँ। बाबा ने कहा, ठीक है जल्दी आ जाना। इतना कहकर उन्होंने कॉल कट कर दिया। वही अर्जुन उसने कॉल कट करके फोन को साइड टेबल पर रखा और सैफाली को देखने लगा। अभी सैफाली का चेहरा बहुत खूबसूरत और मासूम लग रहा था। रात में जब वह इंटीमेट होता है उसके साथ तो वह भी उसके साथ उसके पैशनेट लव का जवाब पैशनेट लव से देती है। वह जिस तरह से जुनूनी होकर उसे प्यार करता है वैसे ही सैफाली भी जुनून होकर उसका साथ देती है। लेकिन अभी वह एक मासूम बच्चे की तरह उससे लिपट कर सो रही थी। अर्जुन ने सैफाली की बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले अपना बॉडी चेकअप करवाऊंगा ताकि मेरी बॉडी में जो मोमेंट्स होती है, हम दोनों जो अपनी रातें एंजॉय करते हैं, उनसे मेरी एबिलिटी जो मैं फील कर रहा हूँ उससे पता चले कि मैं और कब तक ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि मैं अब पापा बनना चाहता हूँ। सैफाली, मैं हमारे बच्चे का पापा बनना चाहता हूँ ताकि तुम मुझसे दोबारा कभी दूर ना जा सको। अर्जुन ने ऊपर उठकर सैफाली के माथे पर किस कर लिया। फिर अपनी और सैफाली की फर्स्ट टाइम को याद करते हुए कहा, सैफाली तुम्हें भगवान ने मेरी किस्मत में लिख दिया है, लेकिन तुम्हें संभालना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी हमारे बीच यह मोहब्बत की निशानी वाली कड़ी आ जाए ताकि हम दोनों हमेशा साथ रहे। उसके आने से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। बस जब तक वह दुनिया में नहीं आता तब तक तुम्हें जो दर्द होता है उसे बर्दाश्त करना होगा। उसके बाद मैं खुद उसे पाल लूंगा, मैं तुम दोनों को संभाल लूंगा। मैं तुम्हें खुद अपने बच्चे की तरह रखूंगा ताकि तुम मुझसे कभी दूर जाने के बारे में सोचो भी ना, और हमारे बच्चे को उसे तो हरदम अपनी बाहों में रखूंगा क्योंकि उसमें तुम्हारा और मेरा अंश होगा। अर्जुन ये कहते हुए सैफाली की गल को सहला रहा था और उसके बाल की लट जो उसके चेहरे पर आ रहे थे उन्हें प्यार से उसके कान के पीछे कर रहा था। तभी उसे अपनी बॉडी में फिर से होती मोमेंट महसूस हुई, क्योंकि दोनों ही चादर के नीचे बिना कपड़ों के एक दूसरे से लिपटे हुए थे और सैफाली के हिलने के वजह से उसकी बॉडी मूवमेंट कर रही थी। तभी अर्जुन को लगा कि वह सैफाली में समा जाएगा, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया और उसने सैफाली को प्यार से आवाज देते हुए कहा, सैफाली उठो, हमें बाबा ने नीचे बुलाया है। सैफाली ने अलसाई हुई आवाज में कहा, अर्जुन सोने दो ना, तुम रात को भी मुझे सोने नहीं देते हो, सुबह भी सोने नहीं देते हो, मैं क्या करूं? मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है। तभी अर्जुन ने प्यार से सैफाली के माथे पर चपत लगाते हुए कहा, अच्छा मैं तुम्हें सोने नहीं देता या तुम मुझे सोने नहीं देती हो, रात को मुझसे ज्यादा पैशनेट तो तुम हो जाती हो। सैफाली ने अपनी आंखें खोली और अर्जुन का चेहरा देखा। उसने अर्जुन की चेहरे को एक हाथ से पकड़कर दोनों गालों को दबाते हुए उससे कहा, शुरुआत कौन करता है, और जब तुम ऐसे शुरुआत करोगे तो फिर मैं तो उसका जवाब वैसे ही दूंगी ना, क्योंकि माय डियर हस्बैंड मिस्टर अर्जुन सूर्यवंशी, मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूं और आपको अपना प्यार ऐसे ही शो कर सकती हूं ना। सैफाली के मुंह से इजहार मोहब्बत सुनकर अर्जुन का दिल खुशी से झूम उठा। सैफाली जो अभी अर्जुन की ऊपर थी, अर्जुन उसे एक झटके से लेकर पलट गया और उसने बिना सैफाली को कोई वक्त दिए उसके होठों पर अपने होंठ रख किस करने लगा। सैफाली अभी अर्जुन के नीचे दबी हुई थी और अर्जुन पैशनेट उसे किस कर रहा था। सैफाली ऐसे अचानक अर्जुन के किस करने से संभाल नहीं पाई थी और जस्ट उसकी सांस उखड़ने लगी थी। सैफाली ने अर्जुन के कंधे को पकड़कर उसे पीछे धकेलना चाहा, लेकिन अर्जुन ने उसके दोनों हाथ पकड़े और बेड पर दबा दिया और उसे और भी ज्यादा पैशनेट होकर के किस करने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर में उससे महसूस हुआ कि सैफाली सांस नहीं ले पा रही है, तो उसने सैफाली के होठों को अपने होठों से आजाद किया और उसके होठों को अपने अंगूठे से रब करते हुए कहा, क्या हो गया, तुम सांस क्यों नहीं ले रही हो? अब सैफाली गहरी सांस लेते हुए खुद को काबू करने की कोशिश कर रही थी और गुस्से से अर्जुन को घूम रही थी। चैप्टर 99 में अपना कंट्रोल खो दूं। सैफाली ने अपने नाजुक हाथों से मुट्ठी बनाकर अर्जुन के कंधे पर मरते हुए कहा, ऐसे अचानक कोई करता है क्या? ऐसे अचानक करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और ऐसे में सांस आना रुक भी सकता है।
आपको इतना भी नहीं पता आपके ऐसे अचानक करने से अगर मेरी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता तो और उसकी वजह से सांस आना रुक जाएगा और मैं मर जाऊंगी तो। जैसे ही मानता के मुंह से ये लफ्ज निकले अर्जुन ने सैफाली के होठों को कस के दबा दिया, जिससे सैफाली को उसके होठों पर तेज दर्द का एहसास हुआ। अर्जुन ने कस के अपने हाथों से सैफाली की जबड़े को दबाते हुए कहा, मेरी जिंदगी में आने के बाद तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है और मरने की तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़कर जाओ, चाहे फिर वह मरने के बाद ही क्यों ना हो, तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी, हमेशा। अर्जुन की आंखों में सैफाली उसे खोने का डर देख पा रही थी और जिस तरह से अर्जुन ने अभी शक्ति दिखाई थी उसके साथ इससे सैफाली ये तो समझ गई थी कि अर्जुन उसे कभी खोना नहीं चाहता, उसे हमेशा साथ रखना चाहता है, चाहे वह प्यार से हो या फिर जोर जबरदस्ती से। अर्जुन को जब एहसास हुआ कि वह सैफाली की जबड़े को जोर से दबा रहा है, उसे दर्द हो रहा होगा, तो उसने जल्दी से उसके जबड़े को छोड़ दिया और उसके गाल को प्यार से सहलाते हुए कहा, सैफाली मुझे ये प्यार बहुत मुश्किल से मिला है, प्लीज ऐसी बातें मत करना जो मुझे गुस्सा दिला दे और मैं अपना कंट्रोल खो दूं। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, सिर्फ प्यार करना चाहता हूं। तो तुम भी सिर्फ मुझसे प्यार पाना और ऐसा कोई शब्द अपने मुंह से मत निकालो जिसके बाद मैं तुम्हें हर्ट करूं, बिकॉज आई लव यू सैफाली, तुम मेरी माँ की पसंद हो लेकिन अब मेरी जिंदगी बन रही हो, प्लीज मेरे साथ हमेशा रहना। इतना कहते हुए अर्जुन ने अपना चेहरा सैफाली के गले में छुपा लिया। वही सैफाली के हाथ भी अर्जुन की गर्दन पर आ गए। वह कुछ सोचते हुए अर्जुन के बालों को सहला रही थी। अर्जुन सैफाली की सीने में अपना चेहरा छुपाए हुए धीरे से बोला, मुझे ये प्यार मोहब्बत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था सैफाली, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने देखा है मेरी माँ को टूटते हुए किस कदर वह मेरे पापा के लिए तड़पती थी। यह मैंने देखा है। जब मैं उनसे पूछता था, माँ क्या हुआ, तो वह कहती थी, कुछ नहीं बेटा, आंखों में कंकर चले गए हैं। लेकिन मैं जानता था कि उनकी आंखों में आई नमी का कारण क्या था। वह मेरे पापा थे जिन्होंने मेरी माँ को छोड़ दिया। मैं अपनी माँ को तड़पते हुए देखा था, तो मैंने अपने मन में ये पक्का इरादा कर लिया था कि मैं कभी किसी से प्यार नहीं करूंगा, और इसलिए आज इस मुकाम पर आने के बाद भी मैं अकेला खड़ा था, क्योंकि मैंने कभी किसी को अपने दिल के रास्ते में चलने की इजाजत नहीं दी थी। मैं कभी शादी नहीं करना चाहता था। पहले जो दिव्या से मेरी एंगेजमेंट हुई थी वह चाचा जी ने बिजनेस पर्पस से कराई थी, और जब माँ ने मेरी शादी तुमसे कराई तब भी मैं शादी को करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन तुम्हें याद होगी हमारी पहली रात जब हम दोनों होटल में इंटीमेट हुए थे। उस रात के बाद मैंने खुद को महसूस किया था, मैंने खुद को जाना था कि हाँ, मैं किसी को प्यार कर सकता हूँ। मैं उस लड़की को ढूंढना चाहता था। तुम्हें पता है, मैं उसे ढूंढना चाहता था, लेकिन मुझे वह मिली नहीं थी और तुम मेरे सामने आ गई थी जब मैं अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। अर्जुन सैफाली से ये सब कह रहा था और सैफाली उन सब चीजों को इमेजिन कर रही थी जब जब उसके साथ यह सब हुआ था। अर्जुन ने फिर आगे कहा, जब तुमने उस दिन माँ को इमरजेंसी ट्रीटमेंट देकर बचाया था तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत बढ़ गई थी। मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता था क्योंकि हमारी गाड़ी से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद भी तुमने हमारी हेल्प की थी। माँ ठीक हो गई थी और माँ ने मुझसे कहा था कि अगर मैं उनकी पसंद की लड़की से शादी कर लूं तो ही वो अपना ट्रीटमेंट करवाएंगी, और उसके बाद साधना आंटी तुम्हें लेकर घर आ गई। तुम्हें देखकर मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहा था, लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरी माँ जिस लड़की से मेरी शादी करना चाहती है वो लड़की तुम हो तो मैंने तुम्हें इशारे से शादी के लिए मना भी किया था, लेकिन तुमने शादी के लिए हाँ कहा और मुझे गुस्सा चढ़ गया, मैंने तुम्हारे गले को दबा दिया। लेकिन जब मुझे ये बात पता चली कि जिस लड़की को मैं ढूंढ रहा हूँ वो लड़की तुम ही हो, तो यकीन मानो तुम्हें टूटकर प्यार करने का एक बार फिर से मन किया था, और शादी वाले रात में इसलिए खुद पर काबू नहीं कर पाया था क्योंकि मैं तुम्हें खुद में फिर से महसूस करना चाहता था, और जब तुमने मुझे फिर से वो प्यार दिया तो मुझे प्यार पर थोड़ा सा यकीन हुआ कि हाँ, मैं भी इस फीलिंग को जी सकता हूँ जिसमें सभी जीने मरने की कस्में खाते हैं, और धीरे धीरे तुम पूरी तरह से मुझ में उतरती गई। अब मैं अकेला कहीं जाना नहीं जाता, मेरे साथ तुम जानी जाती हो। अर्जुन के साथ सैफाली भी कहलाती है।
अगर अर्जुन जिस दिन अकेला हो गया ना सैफ अली उस दिन जी नहीं पाएगा अर्जुन। अर्जुन को सैफ अली की जरूरत है, सैफ अली को अर्जुन की जरूरत हो ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन अर्जुन को सैफ अली की जरूरत है हर पल में, क्योंकि मैं अब तुम्हें पाकर खोना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जी ही नहीं पाऊंगा तुम्हें खोकर। तुम मेरा साथ दोगी ना हमेशा? इतना सवाल पूछते हुए अर्जुन ने अपने चेहरे को सैफ अली की सीने से बाहर निकाला और उसे देखने लगा। सैफ अली ने आगे बढ़कर अर्जुन के माथे को चूमा और उससे बोला, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं अर्जुन, बस तू मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। एक मर्द अपनी मर्जी से एक औरत के साथ रहता है, लेकिन एक औरत अपनी प्यार की वजह से उस मर्द के साथ रहती है, और मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूं। इसलिए प्लीज मेरा साथ मत छोड़िएगा, और अगर कभी भी आपको ऐसा कुछ लगे कि कुछ बातें मैंने आपसे छुपाई है, तो उन बातों के लिए आप मुझसे पहले पूछ लीजिएगा, क्योंकि कभी भी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि इंसान सामने से बताना तो चाहता है लेकिन बता नहीं पाता, और इस जद्दोजहद में रिश्ते टूटते जाते हैं। मैं अपना रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती, मैं आपसे हमेशा जुड़कर रहना चाहती हूं, और इसलिए कह रही हूं कि अगर कभी कोई गलती हुई हो या आपको ऐसा लगे कि मैंने आपसे कोई बात छुपाया है, तो प्लीज आप मुझसे उस बात को जानने की कोशिश करना, एक तरफा फैसला मत करना। अर्जुन ने भी सैफ अली की आंखों को चूमा, क्योंकि उसकी आंखों में हल्की नामी उतर आई थी। तो अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हें खुद में उतारना चाहता हूं सैफ अली, इन नमी को तुम्हारी आंखों में नहीं, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि कभी भी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो मैं पहले तुमसे उस चीज के बारे में पूछूंगा, एक तरफा फैसला कभी नहीं करूंगा। अगर कभी हमसे जुड़े फैसले होंगे तो होगी हम दोनों की मर्जी। अर्जुन इतना कहकर एक बार फिर से सैफ अली की लबों को अपने लबों से जोड़ना चाहता था, और वह सैफ अली के होठों की तरफ झुकने लगा, लेकिन तभी उनके डोर पर नॉक करने की आवाज आई। तो अर्जुन ने कहा, कौन है? तभी एक सर्वेंट की आवाज आई, सर बड़े साहब आप लोगों को बुला रहे हैं नीचे। अर्जुन ने कहा, ठीक है आप चलो हम आ रहे हैं। अर्जुन सैफ अली की ऊपर से उठा और उसने चादर में सैफ अली को लपेटे हुए उससे कहा, मुझे लगता है बाबा को हमसे कोई जरूरी बात करनी है, इसलिए बाबा हमें बुला रहे हैं, तो चलो नीचे चलते हैं। सैफ अली ने हाँ में सर हिलाया और अर्जुन उसे लेकर बाथरूम में चला गया। अर्जुन ने सैफ अली को शॉवर के नीचे खड़ा किया और वह बाहर चला गया। सैफ अली ने शॉवर लिया और थोड़े देर में वह बाथरॉब पहनकर बाहर आ गई। तभी अर्जुन ने उसे उसकी ड्रेस निकाल कर दी और खुद भी नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। अभी वह कुछ भी करने के मूड में नहीं था, क्योंकि उसके बाबा उससे बुला रहे थे, इसलिए दोनों ने अलग अलग शॉवर लिया था, क्योंकि अर्जुन जानता था कि अगर वह सैफ अली के साथ शॉवर लेगा तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा कुछ करने से। थोड़ी देर में तैयार होकर सैफ अली और अर्जुन जब नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अर्जुन के बाबा सूर्या जानवी तीनों डाइनिंग हॉल में डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं और ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अर्जुन और सैफ अली भी जाकर उनके साथ बैठ गए। तो बाबा ने अर्जुन से कहा, अर्जुन वो मैं कह रहा था कि एक ग्रैंड पार्टी करते हैं, हमें कंसाइनमेंट भी मिल गया है और मेरी बहू पहली बार यहाँ आई है, हमारे घर तो एक पार्टी तो बनती है, आज रात ही पार्टी होगी और उसकी प्रिपरेशन भी चालू हो गई है, घर पर ही होगी। अर्जुन और सैफ अली दोनों ही बाबा की तरफ देखने लगे। चैप्टर 100 उसने मुझे ठुकरा दिया। तभी बाबा ने सैफ अली के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, देखो बच्चे तुम पहली बार हमारे देश हमारे घर आए हो और फिर कब जाओगी पता नहीं, अर्जुन कब तुम्हें लेकर वापस आएगा उसका कुछ पता नहीं, इसलिए मैं चाहता हूं कि एक ग्रैंड पार्टी तुम्हारे लिए रखूं, इसलिए इस पार्टी के लिए प्लीज बेटा मना नहीं करना। सैफ अली ने उन्हें देखकर मुस्कुरा दिया। तो बाबा ने कंफर्म करते हुए कहा, ठीक है फिर रात को पार्टी है, तुम दोनों अच्छे से तैयार हो जाना। फिर उन्होंने जानवी और सूर्यांक को देखकर कहा, तुम दोनों भी तो आओगे ही पार्टी में, तो अच्छे से रेडी होकर आना, और जानवी तुम अपने हाथ का थोड़ा ध्यान रखना। जैसे ही बाबा ने जानवी से यह कहा उसकी तिखी नजरें सैफ अली को घूरने लगी, लेकिन सैफ अली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वह अपने आगे रखे कॉफी कप को उठाकर कॉफी पीने लगी। तभी बाबा अपने चेयर से उठते हुए सैफ अली के आगे अपना हाथ बढ़ाते हुए बोले, चलिए हमारे साथ। सैफ अली तो हैरानी से कभी बाबा को तो कभी अर्जुन को देख रही थी।
तभी अर्जुन ने अपनी आंखों से ही इशारा किया तो मानता अपने चेयर से उठी और अपना सीधा हाथ बाबा के हाथ में उसने रख दिया। बाबा ने उसके हाथ को पकड़ा और वह उसे लेकर विला के बाहर जाने लगे। वही अर्जुन मुस्कुराते हुए बाबा और सैफ अली को जाते हुए देख रहा था। तभी अर्जुन उनके पास जाते हुए बोला, क्या बात है बाबा, सिर्फ अपनी बेटी को लेकर जाएंगे, मुझे भी लेकर जाए। अर्जुन की इतना कहने पर बाबा ने अपना दूसरा हाथ अर्जुन की तरह बढ़ाया तो अर्जुन ने जल्दी से उस हाथ को थाम लिया, क्योंकि वह बिना वजह सैफ अली से दूर होना ही नहीं चाहता था। और अब बाबा दोनों के साथ विला के बाहर निकल गए। वही उनके जाने के बाद जानवी और सूर्याक उस ओर देख रहे थे जिस तरफ से बाबा अर्जुन और सैफ अली को लेकर गए थे। तभी सूर्याक ने जानवी से कहा, ये पार्टी वाली बात तो मुझे पता ही नहीं थी, ये कब बाबा ने फैसला किया पार्टी करने का? जानवी ने कहा, बाबा ने नहीं मैंने किया, मैं बस बाबा को सामने खड़ा किया है। जानवी की बातें सुनकर सूर्याक से बेयकीनी से देखते हुए बोला, तुमने किया, लेकिन कैसे? बाबा ने तुम्हारी बात मान कैसे ली? तभी जानवी ने बोला, जस्ट आर मिनट, तुम्हें पता चल जाएगा। सूर्याक से इतना कहने के बाद जानवी ने अपना फोन जो उसने टेबल के साइड रखा था उसे उठाया और उसने एक नंबर डायल किया। 2-3 रिंग जाने के बाद जब फोन रिसीव हुआ तो जानवी ने कहा, हेलो एल्विश। फोन की दूसरी तरफ एल्विश था, क्योंकि जानवी ने अभी एल्विश को फोन लगाया था। एल्विश ने कहा, यस जानवी बोलो, मुझे कैसे याद किया? तभी एल्विश से जानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम अपनी दुश्मनी अर्जुन से भूल चुके हो, इसलिए इतने ठंडे बैठे हो। अगर तुम्हें अर्जुन को कमजोर करना है और उसे हराना है तो अर्जुन की एक कमजोरी है जो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। एल्विश, जो अभी अपने घर में अपने बेडरूम में बेड पर लेटा हुआ था, वह झट से उठकर बैठते हुए मुस्कुराते हुए बोला, ओह रियली जानवी, तुम मुझे कहीं का सी समझती हो क्या? जो तुम मुझे ये कहोगे और मैं मान लूंगा। मुझे नहीं पता कि तुम अर्जुन के साइड हो। तभी जानवी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, जब एक लड़की किसी से प्यार करती है ना, और जब वह इंसानों उसे ठुकरा देता है, तब वह लड़की उसके साइड नहीं होती, बस उसे बर्बाद करने की साइड होती है। जैसे ही जानवी ने ये कहा तो एल्विश के चेहरे पर जो स्माइल थी वह और बड़ी हो गई और इधर जानवी के पास बैठा सूर्याक भी मुस्कुराने लगा। तभी जानवी ने एल्विश से कहा, अगर तुम्हें कोई इंटरेस्ट है अर्जुन को बर्बाद करने में तो बोल, नहीं तो मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ बात करने में अपना टाइम वेस्ट करूं। इतना कहकर जैसे ही जानवी ने कॉल एंड करना चाहा तभी एल्विश ने कहा, कमजोरी तो बताओ क्या है? तभी जानवी ने मुस्कुराते हुए फोन को स्पीकर पर किया और सूर्याक को सुनाते हुए बोली, अर्जुन की कमजोरी तुम्हें आज रात की पार्टी में मिल जाएगी, लेकिन हाँ, उसे तुम लेकर जाओगे और जितना चाहे बेदर्दी से बर्बाद करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अर्जुन अगर उसे बचाने बीच में आता है तो तुम्हें अर्जुन को भी बर्बाद करना पड़ेगा। यानी कि तभी एल्विश ने बीच में कहा, खत्म करना है। उसके बातें सुनकर जानवी, सूर्याक और एल्विश तीनों हंसने लगे। जानवी ने कॉल एंड कर दिया तो सूर्याक ने उससे कहा, तुम तो अर्जुन से प्यार करती थी ना, फिर उससे खत्म क्यों करना चाहती हो? तभी जानवी सूर्याक की तरफ आगे और झुकी और बोली, बाबा की सारी प्रॉपर्टी और पावर तुम्हें चाहिए। अर्जुन मुझसे प्यार नहीं करता, उसने मुझे ठुकरा दिया है, तो अब मैं अर्जुन को बर्बाद करना चाहती हूँ। और जब पावर ऑफ प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है तो मैं अर्जुन के पास क्या करूंगी? इतना कहकर जानवी सूर्याक को एक लस्ट भरी नजरों के साथ सूर्याक को देखने लगी। तभी सूर्याक गौर से जानवी को देख रहा था और उसके कहने का मतलब जैसे ही उसने समझा वैसे ही जानवी का जो हाथ ठीक था उसे पढ़कर उसने अपनी तरफ खींचा और उसे अपनी गोद में बैठाते हुए उससे बोला, तो फिर जान खेल शुरू करते हैं। इतना कहकर सूर्याक ने जाने के होठों पर अपने होंठ रख दिया और उसे किस करने लगा। जानवी ने भी सूर्याक को खुद से दूर नहीं किया और उसे किस बैंक करना शुरू कर दिया। जानवी सूर्याक का पूरा साथ दे रही थी। दोनों वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपनी प्यास बुझा रहे थे। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।